एक लड़का लड़की काबिल एतराज़ हालत में कहीं बैठे हुए डेट पे हैं, अब वालिदैन को पता चल गया, हाउ शुड दे डील विद इट? अगर मैं इसका स्पेसिफिक जवाब दे दूँ ना तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। रिलीजन और सेक्युलर, इन दो में से पब्लिक स्पेस में एक फ्लरिश कर सकता है। क्या बात है। प्रॉफिट मेराज पे अल्लाह से मिलने जाते हैं, गारे हिरा पे वही आती है उनके ऊपर, उसके बाद वो जमीन पर आते हैं, लोगों में इम्पैक्ट डालने की कोशिश करते हैं। नॉन शरिया कंप्लाइंट मिस्टिक जो होता है, इकबाल लिखते हैं, अगर उनको एक्सपीरियंस होता तो कभी वापस नहीं आते। उसके दिमाग में डाउट्स आते हैं, अम्मा क्या बकवास कर रहा है, और बच्चे प्राइवेटली एथियज्म की तरफ चले गए। तरबिया के अंदर इन सब चीजों पे ध्यान देना है। आपको इमोशनल तरबिया भी करनी है। कोई लड़की कॉलेज में हंसे तो फौरन क्रश पे वो नीचे ना गिर जाए उसके। हाय हाय हाय। 5 वक्त की नमाज़ें बच्चा पढ़ता है, लेकिन उसके पास इतनी इंटेलेक्चुअल आर्सेनल ही नहीं है कि वो डाउट्स को टैकल कर सके, और उसको डाउट आ जाता है, तो आपको बाय डिफॉल्ट उसको सिंसियर स्ट्रगलर में डालना है। हाय 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 हाय, मार दिया यार आपने इस जुमले से। अल्लामा इकबाल यूरोप के अंदर ही कहते हैं, तुम्हारी तहजीब अपने खंजर से आप ही खुदकुशी करेगी। खुशी रहे कि एक फिरौन हमें लग रहा है कि जाता जा रहा है, लेकिन दुख की बात है कि अगला फिरौन तैयार हो रहा है, उसका खुश हो रहा है। हाँ, वो कौन है? कहाँ है? तो वो तो फिरौनी के पास है। आप भाई मैंने एक बंदे से सुना, कहता है यार मैं पाकिस्तान में हलाल काम नहीं कर सकता था, तो मैं अमेरिका चला गया। ऐसे निज़ाम में क्या करें यार? या तो उस निज़ाम को चेंज करने की कोशिश करें, अगर पॉसिबल नहीं है। पाक है गर्दे वतन से सरे दामा तेरा, तो वो यूसुफ है कि हर मिस्र है कनान तेरा। डिजिटल मौलवी आए हैं, टिकटॉक पे स्क्रॉल करते हुए 4 फतवे मिल जाएंगे आपको। मूसा अलैहिस्सलाम जहाँ पैदा होते हैं वहाँ सामरी भी होता है। अल्लाह ताला कहता है वजअला अहलहा शिया, कि फ़िरौन ने ज़मीन पर अपना कंट्रोल रखने के लिए लोगों को डिवाइड कर दिया था। सवाल ही पैदा होता है मूसा का है। खतरनाक। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। रफ्तार के प्लेटफॉर्म पे मैंने बहुत कम रिलीजियस स्कॉलर्स के साथ कभी पॉडकास्ट किए हैं। इसकी बहुत सारी वजूहात हैं, लेकिन एक उनमें से बहुत बड़ी वजह यह है कि कहीं मेरे दिमाग में, दिल में, मेरे अंदर भी कोई एक छोटा सा जेंजी मौजूद है। और जेंजी का एक प्रॉब्लम है इस मुल्क में। वो प्रॉब्लम ये हो गया है कि अ लॉट ऑफ टाइम्स दे आर फाइंडिंग इट हार्ड टू रिलेट टू द current breed of people that are talking to them. I'll be very straightforward with you. मेरा भी बहुत हद तक ये एक प्रॉब्लम है। लिहाजा हमने एक अरेंजमेंट किया है। हमने कहा है कि भाई यहाँ पे हर चीज़ इम्पोर्ट होती है, तो हमने अपने एक दोस्त हैं, मौलाना हैं, आलिम हैं, डॉक्टर हैं, और एक बहुत ही प्यारे इंसान हैं, डॉक्टर आसिफ हिरानी। 6 महीने पहले हमने उनसे बात की थी और आप लोगों ने बहुत पसंद किया था और कहा था कि यार ऐसी बात और होनी चाहिए, इनसे और मौज़ूआत पे डिस्कस करें। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करम है कि आज 6 महीने बाद हमने उनको वापस कराची इंपोर्ट करने में कामयाब हो गए हैं। आज़िफ भाई, वेलकम टू कराची। जज़ाकुमुल्लाह खैरन फॉर जनरस इंट्रोडक्शन। कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वी मिस्ड यू। अल्हम्दुलिल्लाह, आई मिस यू टू। आज़िफ भाई, I'll get straight to it. I know we are running short of time. बहुत से मौज़ूआत पे आपसे बात करनी है। मोरालिटी, मैरिज, गज़ा, होमोसेक्सुअलिटी, टेक्नोलॉजी, इस्लाम में रियासत का तसव्वुर, मेंटल वेलबींग, सारे मौज़ूआत पे बात करनी है। जो मेरे सवालात हैं जो आपसे शेयर भी कर चुका हूँ, और फिर कुछ वो सवालात हैं जो मैंने अभी नहीं देखे हैं, वो मेरी टीम ने मुझे भेजे हैं, सोशल से आए हैं, वो भी आपसे पूछूंगा। तो लेट्स जस्ट रन थ्रू इट। मेरा पहला सवाल आपसे, जैसे मैंने आपसे कहा था, मोरालिटी क्या है? क्या ये किसी एक रीजन या कल्चर की मोहताज है, और ये कहाँ से आती है? बगैर फिलोसॉफिकल लैंग्वेज यूज़ किए, सिंपल ईजी लेमन लैंग्वेज में मोरालिटी है आपकी डिस्टिंक्शन गुड और बैड में। और एज अ मुस्लिम अब हमें ये अगला स्टेप पता है इसका क्या होगा, कि ये नॉलेज जो गुड और बैड की है ये कहाँ से आती है? हमें पता है कुरान से आती है, कुरान सुन्नत से आती है। और अल्लाह ताला ने हमें अक़ल दी है कि हम उस अक़ल तक को इस्तेमाल करते हुए कुरान सुन्नत तक पहुँचे और उसकी इस्तदलाल कर उसको इंटरप्रेट करें। तो ये तो हो गया मोरालिटी की सिंपल डेफिनेशन। अब ये जो आपने सवाल पूछा है ना, ये सवाल एक जगह से आया है, और जगह यह है कि क्या, क्योंकि आजकल पिछले 200-300 सालों से जब से वेस्टर्न मॉडर्निटी आई है, तो एक बहुत बड़ा सवाल हो गया कि पब्लिक मोरालिटी और प्राइवेट मोरालिटी में क्या कनेक्शन होगा। क्योंकि ज़ाहिर सेकुलराइजेशन हुई, चर्च स्टेट हुआ, तो अब ये आ रहा है कि यार प्राइवेट मोरालिटी, पब्लिक मोरालिटी किस हद तक एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड रहेंगे। मेरे हिसाब से जितने भी मोरल फ़िलासफ़ी के स्टूडेंट्स इस चीज़ को अच्छी तरह अप्रिशिएट करते होंगे कि इस्लाम के अंदर जो कनेक्टेडनेस है पब्लिक मोरालिटी और प्राइवेट मोरालिटी की, ये बज़ाते ख़ुद एक बहुत ही खूबसूरत चीज़ है। क्योंकि एक यूनिटी है कि जो क्रिएटर आपको पब्लिक मोरालिटी दे रहा है वही आपको प्राइवेट मोरालिटी दे रहा है, तो एक होलिस्टिक मोरालिटी का कॉन्सेप्ट आ जाता है। और जब आप मॉडर्निटी में देखते हैं
तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये नज़र आता है कि पब्लिक मोरालिटी एक अलग चीज़ है, प्राइवेट मोरालिटी जो भी रखनी है रखो, और कभी कभी कॉन्फ्लिक्टिंग नेचर भी होता है। मैं इसकी एक मिसाल देता हूँ आपको, इस्लाम की ब्यूटी नज़र आ जाएगी मोरालिटी के फ्रेमवर्क में। इस्लाम ने फॉर एग्जांपल एक तस्वुर दिया, ऑब्जेक्टिव ऑफ इस्लामिक लॉ है, मकासद शरिया है कि इस्लाम में फैमिली सिस्टम की हिफाजत हो, ये एक मकसद है मकासद शरिया में से। अब इसके लिए इंडिविजुअल मोरालिटी क्या है? इंसान ज़िना ना करे, चीटिंग ना करे, इनफेरिटी प्रोस्टिट्यूट के पास ना जाए, पोर्नोग्राफी ना हो। फिर हिजाब की गाइडलाइंस लड़कों के लिए भी है, लड़कियों के लिए भी है। फिर शादी के लिए गाइडलाइंस है। फिर नहीं बन रही शादी तो तलाक भी आसान बनाई है इस्लाम ने, और शादी की तलाक के बाद रीमैरिज का भी, ताकि कोई ज़िना की तरफ ना जाए। और इसके बाद अगर इसके बाद भी कोई ज़िना की तरफ बढ़ता है तो फिर पब्लिक मोरालिटी में उसे ठीक ठाक इंटेंस पनिशमेंट दी जाएगी इस्लामिक जुडिशरी की तरफ से। हर चीज़ आप देख रहे हैं पब्लिक और प्राइवेट मोरालिटी में एक कोहिसिवनेस नज़र आ रही है आपको, ताकि इंसान ज़िना से बचे और फैमिली सिस्टम पे फोकस करें। अब आप आ जाएं जो मॉडर्न सिस्टम है जिसमें कोई कोहिसिवनेस नहीं है, तो अगर फॉर एग्जांपल पब्लिक मोरालिटी के अंदर आपको कहा जा रहा है रेप हराम है, लेकिन प्राइवेट मोरालिटी में कोई ऐसी गाइडलाइन नहीं है जो कोहिसिव वे में उससे ले जा रही है। अब डांस पार्टी करें, ड्रंक हैं, सो जाएं साथ, बस रेप ना हो। तो इवेंचुअली इस्लामिक गाइडलाइंस की ब्यूटी है कि रेप तो हराम है, लेकिन जो चीज़ रेप तक ले जाती है उसे भी इस्लाम ने रोकने की कोशिश की है। तो ये मोरालिटी का जो फ्रेमवर्क है इस्लाम का, ये बजाते खुद एक मिराकुलस नेचर है। यू आर एब्सोल्युटली राइट। इसमें एक जो लेकिन सवाल कहाँ पैदा हो रहा है कि मोरालिटी आपने शुरू में खुद ही कह दिया कि बहुत गड़बड़ हो गया है हमारे लिए आज के दौर में। आप इस बारे में 100% सर्टेनिटी से कहते हैं कि यार हमें अपना जो रिलीजन है, जो फ्रेमवर्क है, वो आज के मॉडर्न लाइफस्टाइल के बारे में कंप्लीट गाइडेंस देता है, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं Islam does not talk to me. The reason why they say this is because their definition or their perception of religion is very narrow. In the modern world, you can define the word, any word, regardless of religion. Problem ये है, ये एक जनरल उसूली बात कर रहा हूँ फरहान साहब, कि in the modern society, the biggest challenge we had was identity. In the postmodern society, post-1960 onwards, the biggest challenge is the challenge of definitions. How do you define what it is? अच्छा, एक चीज़ को आज के दौर में डिफाइन करने के लिए दो एस्पेक्ट्स होते हैं। एक उसका फिलोसॉफिकल लैंग्वेज में कहते हैं सब्सटेंटिविस्ट और फंक्शनलिस्ट, यानी नैरो और ब्रॉड। रिलीजन सिर्फ अकीदे का नाम है, रिचुअल्स का नाम है, ये इसकी एक क्लासिफिकेशन हो गई। नहीं, रिलीजन है पूरा सिस्टम ऑफ लाइफ, पूरा वे ऑफ लाइफ, ये ब्रॉड डेफिनेशन है। तो सबसे पहले जो इंसान कह रहा है कि रिलीजन आउटडेटेड है, वो किस तरीके से रिलीजन को डिफाइन कर रहा है? रिलीजन बताते खुद इंग्लिश वर्ड रिलीजन बड़ा प्राइवेटाइज और इंडिविजुअलाइज कॉन्सेप्ट है। एक किताब है विलियम कार्टमेल स्मिथ की, द मीनिंग एंड एंड ऑफ रिलीजन। ये हार्वर्ड का प्रोफेसर था, इसने कहा है द वर्ड रिलीजन शुड बी ड्रॉप्ड कंप्लीटली बिकॉज इट्स वेरी कंफ्यूजिंग। वी शुड यूज फेथ, not religion, because Brits use this word for British colonization. So we should use the word faith. But anyway, I'm not saying whether we should use or not. But I would say this, कि religion अगर holistic way में देखा जाए तो सिर्फ ये आपको आपकी गाइडेंस इंडिविजुअल लाइफ में नहीं देगा, बल्कि कलेक्टिव लाइफ में जो भी इश्यूज हम दुनिया में फेस कर रहे हैं उसका सोल्यूशन देगा। तो आपको ये कहना है कि रिलीजन आउटडेटेड है, ये बजाते खुद एक सेकुलर व्यू है जो आ रहा है एंटर रिलीजियस व्यू से। तो हम सेकुलर और रिलीजन की डायकोटोमी में जाए नहीं, हम ये देखें कि हमारे रब ने, हमारे क्रिएटर ने हमें क्रिएट किया है, ये कायनात क्रिएट की है, और इसमें हम किस तरीके से रहें ताकि एक दूसरे को हम वैल्यूज़ के साथ साथ बेनिफिट देते रहें और इवेंचुअली उसके साथ हम लॉयल रहें, उसके लिए हमें गाइडेंस दी है। अब ये सेकुलर रिलीजन की डायकोटोमी से बाहर आकर हमें देखने वाली चीज़ है। ये तो अभी आपने वो बात कर दी जो ए रिलीजियस है, लेकिन एक और तबका है जिसका मुझे अक्सर सामना करना पड़ता है कि मैं कोशिश करता हूँ कि ज़्यादातर चीज़ों में सीरा को कोट करूँ या कुरान को कोट करूँ, तो लोग मुझसे बहुत वैसे मोहब्बत करते हैं, फैंस होते हैं, बड़ा प्यार करते हैं, नहीं कहते फरहान भाई यार ये जो आप हर चीज़ में रिलीजन ले आते हैं ना यार, ये ना किया करें, इसी ने तो सब चीज़ तबाह की है। तो ना सिर्फ कि वो ए रिलीजियस हैं, बल्कि उनको लगता है कि ये तो मसाइल का मरकज़ है। हाउ डू यू टॉक टू देम वेरी शॉर्टली इफ़ यू कैन जस्ट? अच्छा, ये उनकी नॉलेज की कमी है? नहीं, उनकी ओके, वी हैव डन समथिंग फॉर लास्ट 200-300 years, वी हैव टू अनलर्न समथिंग। अनलर्न बहुत मुश्किल होता है लर्निंग से क्योंकि आपको अपना दिमाग खोलकर वो जो गंदे कॉन्सेप्ट दिमाग में वो निकालने होते हैं। एंड एक्चुअली इन द मॉडर्न सोसाइटी द इंफॉर्मेशन ओवरलोड, वी ऑल हैव टू गो थ्रू सम सर्टेन अनलर्निंग। हमारे साथ हुआ ये है कि ये जो रिलीजन सेकुलर की डायकोटोमी हुई है, इसके अंदर इस्लाम को हमने हैमर किया रिलीजन के अंदर, ये बड़ा गलत हुआ है। अब क्रिश्चियंस के अंदर, क्रिश्चियनिटी के अंदर चर्च, स्टेट, बाइबल,
जीसस, इन सब को उन्होंने चर्च के अंदर बंद कर दिया। और स्टेट कैसे चलेगा सेक्युलर, इसको रैशनैलिटी वगैरह से आपने सॉल्व किया। अब कॉलोनाइजेशन के बाद यहाँ तक बात पहुँच गई कि यहाँ एशिया में भी उन्होंने हैमर करने की कोशिश की इस्लाम को रिलीजन के अंदर। लेकिन हुआ ये कि सेक्युलर रिलीजन की डायकॉटमी ये बड़ी ख़राब है। इसकी वजह यह है कि उस डायकॉटमी में पहले ताकत थी रिलीजन के पास, क्रिश्चियनडोम के पास, वो ताकत ले ली गई और दे दी स्टेट को। तो स्टेट कभी नहीं चाहेगा कि रिलीजन स्टेट के मामले में दखल अंदाजी करे। तो जो भी प्राइवेट है, इंडिविजुअल है, वो रिलीजन है, जो भी पब्लिक है वो सेक्युलर है। इसी तरह जो भी गंदा है, जो स्टेट के खिलाफ जाने की बात कर रहा है, वो रिलीजन की कैटेगरी में आ जाएगा। और जो स्टेट को के साथ लॉयल्टी शो कर रहा है, चाहे वो रिलीजन है या कोई और ट्रेडिशन है, वो अच्छा है। तो कभी भी सेक्युलर स्टेट ये नहीं चाहेगी कि रिलीजन फुल फ्लरिश होकर, क्योंकि रिलीजन और सेक्युलर इन दो में से पब्लिक स्पेस में एक फ्लरिश कर सकता है। क्या बात है। इसी को इकबाल ने कहा था, जो बड़े मशहूर अल्फाज हैं, इन ताज़ा खुदाओं में बड़ा सबसे वतन है, जो पैरहन इसका है वो मजहब का कफन है। क्या बात एक पब्लिक स्पेस में एक पैरहन रह सकता है बस, या दो कपड़े नहीं पहन सकते आप, और एक के पास कफन रहेगा। दो कपड़े नहीं पहन सकते। एब्सोल्युटली। तो रिलीजन प्राइवेट रहे, आप पढ़ते रहें, कुरान की तिलावत अरबी में करते रहें, किसी को समझाएं नहीं। जो रोजा रखें, नमाज पढ़ें, हज करें। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा शायद आप चूंकि पाकिस्तान में रहे, देखते हैं, क्लोजली वॉच करते हैं, यहाँ पे थोड़ा उल्टा हुआ है। यहाँ रिलीजन को रियासत ने अब अजीब तरीके से एक मुसल्लत करने की भी कोशिश की है बहुत सारे ज़मानों में, जत्थों के ज़रिए, फतवों के ज़रिए रिलीजन को इम्पोज करने की भी कोशिश की है। तो एक थोड़ा सा जो एक तबके को एक थोड़ा सा ऑफेंड है, वो इस वजह से भी है। और वो जो जिस तरह से किया गया था वो हमारे रिलीजन की शायद सही फॉर्म नहीं थी, इसमें अभी नहीं जाते। अगला सवाल सबसे इम्पोर्टेंट, आपने कहा भैया कसौटी ये है, मोरालिटी की कसौटी है फेथ, रिलीजन, कुरान, सुन्ना। हाउ सेंट्रल इज रिलीजन इन अ टीनेजर्स माइंड मैप राइट नाउ? इस वक्त एक जो नौजवान है, जब आप बड़े हो रहे थे और आज पाकिस्तान में भी और अमेरिका में भी, रिलीजन कितना सेंट्रल है, कितना अहम प्लेयर है? मैंने सवाल किया था कुछ यंगस्टर्स से, तो बहुत छोटा सैंपल था, लेकिन उसके 60% लोगों ने कहा था वो उनकी, मैंने कहा भाई 1 to 10 प्रायोरिटीज में बताओ, तो 60% ऑफ द पीपल सेड इट्स समवेयर अराउंड 5-6, विच इज नॉट अ टॉप प्रायोरिटी। और एक दो ने कहा कि 2 पे है, दो ने कहा 2 पे है। मुझसे उन्होंने पूछा अच्छा आपकी क्या है, तो मैंने कहा मेरी नंबर 1 प्रायोरिटी है। तो आप समझ रहे हैं मैं क्या सवाल कर रहा हूँ? प्लीज। अच्छा, वी हैव टू टेक सिंपैथेटिक राउट, वी कैन नॉट। ओके, द प्रॉब्लम इज कि उनकी लाइफ में इस्लाम को रेलेवेंट बनाने का जो काम था वो हमने नहीं किया, इज्तिहादात हमने नहीं किए। मॉडर्न एजुकेशन के सिस्टम पे हम मॉडर्न लैंग्वेज को इस्तेमाल करते हुए इस्लामिक ट्रेडिशन को पढ़ाना हमें था, वो हमने नहीं पढ़ाया। और ऑन टॉप ऑफ इट जो उनकी टेक्नोलॉजी है वो हमने इस्तेमाल नहीं की। अभी AI पर रिसर्च हमारी कितनी हुई है इस्लामिक एंगल से, इज्तिहादात के एंगल से। अभी वेस्ट के अंदर स्कॉलर्स, मुझे पता है हमारे दोस्त ने कुछ पेपर लिख रहे हैं, रिसर्च पेपर वगैरह, लेकिन मुझे यहाँ नहीं पता है। हमें यूथ के चैलेंजेस अगर पता है तो भी हम रिएक्शनरी अप्रोच दे देते हैं, टेंट्रम्स फेंक देते हैं, हराम के फतवे लगा देते हैं, और उन्हें वार्न करना चाहिए। लेकिन कितने इज्तिहादात हुए हैं कि ये तुम्हारे चैलेंज है, शरिया कंप्लाइंट वे में ये इसका सोल्यूशन है, ये यहाँ हार्मफुल है और ये इस तरीके से इसको यूज़ किया जा सकता है। तो अगर आप रिलीजन में इज्तिहादात नहीं करेंगे और आगे बढ़ के उनको बताएंगे नहीं मॉडर्न दुनिया में कैसे रहना है, तो इवेंचुअली फिर रिलीजन इररेलेवेंट हो जाएगा उनके लिए, क्योंकि आपने रिलीजन को सिर्फ और सिर्फ कुरान के हिफ्ज़ और सिर्फ रिचुअल्स तक महदूद रखा, और वो भी रिलीजन का हिस्सा है। हम ये नहीं कह रहे कि वो नहीं है। सबकी ये शिकायत थी कि इट्स रिचुअलिस्टिक। हमारे अम्मा अब्बा ने इसको एक रिचुअलिस्टिक चीज़ बनाया, इट वाज अ रिचुअल। इस्लाम इज अबाउट एक्टिविज्म। इस्लाम, वो कहते जिन्होंने नंबर 2 पे डाला वो ये कह रहे थे कि भाई ये तो भाई ये। अच्छा फ्रांस, मैं एक बात आपको कहता हूँ, एक फार्मूला, ये मेरा खुद का फार्मूला, तो प्लीज़ आप डिसएग्री कीजिएगा। एक्टिविज्म without spirituality and knowledge can be dangerous. क्या बात। But knowledge and spirituality without activism can be useless. क्या बात है, इस पे आ रहा हूँ मैं। And I'll say this. You know I love Muhammad Iqbal, Allama Iqbal. Yeah. In his book Reconstruction of Islamic Thought, he said this कि एक नॉन शरिया कंप्लाइंट मिस्टिक, जिसको सूफी कहते हैं, लेकिन नॉन शरिया कंप्लाइंट सूफी, अच्छा ये मैं नॉन शरिया कंप्लाइंट इससे कह रहा हूँ, कुछ शरिया कंप्लाइंट भी होते हैं। नॉन शरिया कंप्लाइंट मिस्टिक और प्रॉफिट में क्या फ़र्क है? तो कह रहे हैं
प्रॉफिट मेराज पे अल्लाह से मिलने जाते हैं, गार हिरा पे वही आती है उनके ऊपर, इतना खूबसूरत एक्सपीरियंस होता है, इंसान अल्लाह ताला वही उस पर नाजिल कर रहा है, लेकिन उसके बाद वो ज़मीन पर आते हैं और लोगों में इम्पैक्ट डालने की कोशिश करते हैं। लेकिन मिस्टिक, नॉन शरिया कंप्लाइंट मिस्टिक जो होता है, इकबाल लिखते हैं, अगर उनको एक्सपीरियंस होता तो कभी वापस नहीं आते, क्योंकि उस एक्सपीरियंस में गुम हो जाना चाहते हैं। तो कह रहे ये फ़र्क है, प्रॉफिट अल्लाह ताला से इंस्पिरेशन लेता है लेकिन लोगों में आके काम करता है, एक्टिवेट करता है। एब्सोल्युटली। तो एक्टिविज्म, स्पिरिचुअलिटी, नॉलेज, ये 3 बबल हैं, इनको होलिस्टिकली में साथ लेके चलना है। अगर एक भी बबल मिस हुआ, और एक्टिविज्म यानी शरिया कंप्लाइंट एक्टिविज्म, जो मैं इस्लामिक एक्टिविज्म की बात कर रहा हूँ, बदकिस्मती से ये कि जब हमने एक्टिविज्म को छोड़ा है और हम नॉलेज और स्पिरिचुअलिटी पे लग गए, तो किसी और ने एक्टिविज्म को हाईजैक कर लिया है। होना चाहिए था राइचियस लोगों को अपनी राइचियसनेस के साथ दुनिया पे पॉजिटिवली इंटीग्रेट करना चाहिए था। कई 100 साल हो गए ये तो देखे हुए हमें, हालांकि पहले लास्ट 2-3 सेंचुरी से 19th सेंचुरी ऑनवर्ड्स ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। बहुत सारे टॉपिक्स पे हमने अचानक, दिस इज लाइक ऑल ऑफ अस कैन खुल गया है, लेकिन मैं इसको अपने रूट पे रखना चाहता हूँ। आपने स्पिरिचुअलिटी की बात की, आपने लेकिन एक सवाल का जवाब नहीं दिया। आप अपने इर्द गिर्द जब देख रहे हैं तो रिलीजन कितना सेंट्रल नजर आ रहा है? 2 चीज़ें, एक उसका पोटेंशियल है और एक अभी अभी क्या लग रहा है? अभी तो ये है, बहुत सारे फैक्टर्स हैं कि अभी इतना सेंट्रलिटी उसमें नहीं है। कुछ बाहर वालों का कसूर है, कुछ अपना कसूर है, और कब तक हम बाहर वालों को कहते रहेंगे? कुछ हमारी अपनी जिम्मेदारी है कि हम उसको एक्टिवेट करके दिखाएं। लेकिन मैं नाउमीद नहीं हूँ। बिल्कुल ठीक है, मैं नाउमीदी की तो बात, ये पॉडकास्ट नाउमीदी की है ही नहीं। एब्सोल्युटली, ये पॉडकास्ट नाउमीदी की नहीं है। और शायद आप एक एक बात जो ये कह रहे हैं ना, आज वक्त कम है, वरना एक एक बात पे एक पॉडकास्ट हो सकती है। आप लोगों को बहुत फायदा उठाने की जरूरत है इस कॉन्वर्सेशन से, बिकॉज मुझे बहुत फायदा हो रहा है। आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट करके आप निकले। मुझे एक सवाल आ गया दिमाग में आपकी बात से, क्या फेथ और स्पिरिचुअलिटी एक साथ चलते हैं? एक ही थैले में होते हैं, एक ही प्याले से मिलते हैं? या एक बंदा जिसकी जिंदगी में रिलीजन, फेथ, मैं अब नहीं बात करता रिलीजन, सॉरी, फेथफुल वो नहीं है, मतलब फेथ उसका टॉप प्रायोरिटी नहीं है, लेकिन वो एक स्पिरिचुअलिटी एक्सपीरियंस कर सकता है? ये बहुत सवाल करते हैं बच्चे। जी, असल में इसमें 2 प्रॉब्लम है। मैं किताब दूंगा, द रेडिकल सेपरेशन ऑफ पावर्स बाय वाइल हल्लाक, अभी उन्होंने फरवरी में पब्लिश किया। उसके फर्स्ट चैप्टर में उन्होंने द लिंग्विस्टिक लिमिटेशंस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज के पूरा चैप्टर डाला हुआ है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग इंग्लिश लैंग्वेज को यूज़ कर रहे हैं अरबिक कॉन्सेप्ट को समझने के लिए, और इंग्लिश लैंग्वेज के अपने लिंग्विस्टिक लिमिटेशन है, खासकर इंग्लिश, जर्मन और फ्रेंच के अंदर, क्योंकि कॉलोनाइजर्स की लैंग्वेज है, तो दे हैड सर्टेन लिंग्विस्टिक लिमिटेशंस एंड एपिस्टेमिक लिमिटेशंस। अच्छा, इसके साथ साथ अब इसका, अब एज अ मुस्लिम में और आप बात कर रहे हैं, तो स्पिरिचुअलिटी यानी रूहानियत और फेथ यानी ईमान। तो हमें पता है कि रूह कहाँ से आई है? अल्लाह सुब्हानहू व तआला से आई है, और फेथ हमारे दिल में अल्लाह ताला डालता है। तो हमें पता चल गया इसका एक कॉमन सोर्स है। अगर मुझे रूहानियत हासिल करनी है, फेथ हासिल करना है, तो कॉमन सोर्स है वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला है। और इंसान के अंदर जो बुनियादी पार्ट है, जो उसका किंग ऑफ एंटायर बॉडी है, वो हार्ट है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, अगर ये सही होगा पूरे जिस्म सही होगा, अगर ये ख़राब हुआ तो पूरा जिस्म ख़राब हो जाएगा। अला वहियल क़ल्ब। इसकी मिसाल है वाईफाई की तरह। तो अगर मेरे वाईफाई फॉर एग्जांपल सही काम कर रहा है तो पूरे घर में सिग्नल जाएंगे। इसी तरह दिल अगर अल्लाह ताला से कनेक्ट है और सिग्नल ले रहा है, तो आपकी पूरी बॉडी को सिग्नल भेजता रहेगा, वो आपकी आंखों को बताता रहेगा ये देखना अच्छा, ये देखना अच्छा नहीं है। तो रूहानियत और ईमान का एक सोर्स है, अगर आपको सही जगह से मिल रही है तो इवेंचुअली नरिश होगी। क्या कभी कभी स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस हो जाए आपको अगर आप इस अल्लाह ताला से कनेक्ट नहीं है? ये हो सकता है, बिल्कुल। मैं सवाल ये क्यों कर रहा था, मैं पूछ आपकी बात से ये मुझे लग रहा है कि आप कह रहे हैं कि रूहानियत का एक्सपीरियंस मेरा एक इंटीमेट पर्सनल कनेक्शन विद अल्लाह सुब्हानहू व तआला है। सही है? Absolutely. जो अल्लाह ताला कह रहा है कि फ़इन्नी क़रीब, ठीक है, ये रूहानियत है। लेकिन जब हमने फेथ के सेंट्रल होने की बात की, तो आपने जिम्मेदार ठहराया कुछ शहर दे लोग भी जालिम सन, कुछ सानू मरद दा शौक भी सी। आपने कहा यार ये हम लोगों ने भी कुछ ज़्यादती कर दी ना, हमने रेलिवेंट नहीं रखा। तो ये तो वाज़े हो रहा है कि रूहानियत एक वो चीज़ है जो इंटरमीडियरी के बगैर एग्जिस्ट कर सकती है या नहीं। मेरे जहन में आपकी बात से ये सवाल आया। रूहानियत, लेकिन मैं इसलिए इससे अवॉइड कर रहा हूँ क्योंकि मैं मगरब के अंदर ये देख कर आया हूँ कि देयर आर पीपल हु आर यूजिंग दिस गार्ब कि नहीं, वी आर स्पिरिचुअल, वी आर नॉट रिलीजियस। समझ गया मैं। तो ये मैं इस चीज़ को अवॉइड कर रहा हूँ। मैंने कहा हमारे पास फ्रेमवर्क ही डिफरेंट है, हमारे पास रूहानियत और फेथ एक ही सोर्स से आ रहा है। लेकिन हमारी लेकिन वो पाइपलाइन टूटी हुई है ना हमारी, वो जो हमारी जो फेथ वाली पाइपलाइन थी वो टूट गई। तो अभी तो हमारी सोसाइटी में
ये क्या ये मुमकिन है? मुझे पता है आप किस चीज से डर रहे हैं और आप मुझे पता है आप कहाँ नहीं जाना चाह रहे। मैं वल्लाही ये जो सवाल है इस पर मैं वेस्ट का फ्रेमवर्क किससे नहीं इस्तेमाल करना चाह रहा, मैं वहाँ पे नताइज देख कर आया हूँ। नहीं करें, यहाँ के फ्रेमवर्क से अगर बात करें, अगर आप किसी चीज से बदजन हैं, हाँ, किसी ग्रुप से बदजन हैं, हाँ, या किसी एक खास तबके से बदजन है, हाँ, you have a complete right to disagree with anyone, ठीक है, as long as you are loyal with Allah subhanahu wa Subhanallah, ta'ala and Subhanallah, his prophets Subhanallah. because they are masoom. I told you this, we have to set our line of defense. I think last time भी हमारी बात हुई थी। मैं पहली चीज़ है रिविलेशन, उसके नीचे होगा ट्रेडिशन, उसके नीचे होगी इस्लामिक हिस्ट्री। मैं बजाते खुद लसे हम्बली मज़हब पढ़ाता हूँ, लेकिन क्या इमाम अहमद इब्न हम्बल के फ़िक़ही ओपिनियन से को मैं इक्विवेलेंट रख सकता हूँ प्रॉफिट मोहम्मद के स्टेटमेंट से? द आंसर इज़ नो। क्लियर कट आंसर है। तो लेकिन हम मुझे इमाम अहमद की रिस्पेक्ट करनी है, बड़ी सर्विस है, लेकिन एट द सेम टाइम प्रॉफिट मोहम्मद का रिस्पेक्ट ऊपर होगी, उसके नीचे हिफ्ज़ मरातिब है। Absolutely. तो अगर कोई स्कॉलर से आपको डिसएग्री करना है या एक ग्रुप से डिसएग्रीमेंट है, तो यू हैव अ कंप्लीट राइट। अल्लाह ताला ने आपको इंटेलेक्ट दिया है, और अगर अभी आप रेडी नहीं है एक चीज़ के लिए, अपना टाइमली रिसर्च के लिए, लेकिन यू डोंट हैव टू ब्लाइंडली फॉलो द ट्रेडिशन और द हिस्ट्री as long as you are submitting to the revelation. हम अपने अगले सवाल के बिल्कुल दरवाजे पे आके खड़े हो गए। अब मसला ये हो रहा है कि एक लड़का है या लड़की है 25 साल की, वो यही सब सोच रहा है जो हम बात कर रहे हैं, और हम भी अभी बात करते हुए हमारे भी दिमाग में बहुत सारे दरवाजे खुल रहे हैं, बंद हो रहे हैं। अच्छा ये उसके भी दिमाग में खुल रहे हैं, बंद है। उसके पास कोई डॉक्टर आसिफ हिरानी एक्सेस में नहीं है कि वो कहे शेख बताएं यार ये क्या हो रहा है, वो बैठा हुआ सोच रहा है। तो एक बहुत ही फॉरेन एक चीज़ होती है, वो होती है उसके दिमाग में शकूक उठना शुरू होते हैं, उसके दिमाग में डाउट्स आते हैं जो बिलुमूम हमारा मुआशरा कंडेम करता है। मुआशरा से मुराद जो हमारे मैं ठेकेदार का लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल करना चाहता, लेकिन जो फ्लैग बेरर्स हैं ऑफ रिलीजन ऑफ फेथ, वो उस चीज़ को शकूक को बिलुमूम मजम्मत करते हैं उसकी, ये कैसी बात कर दी, या घर वाले कर देते हैं, छोड़ें यार मौलवी साहब को, और हर बात में वो नहीं होते, अम्मा अब्बा क्या बकवास कर रहा है, और बच्चे प्राइवेटली एथियज़म की तरफ चले गए, प्राइवेटली, अम्मा अब्बा को नहीं पता। क्या इसको ज़रा एड्रेस करें आसिफ भाई, डाउट का क्या किरदार है ईमान वाले दिल के साथ? अच्छा, मैं अपनी बात करूंगा, हाँ, और आपको अपनी क्लासिफिकेशन दूंगा। यू हैव अ कंप्लीट राइट टू डिसएग्री, और अगर कोई बात समझ में ना आए और आपके पास दो ऑप्शन हो कि आप मेरी बात को रद्द करें, इस्लाम को रद्द करें, तो मेरी बात को रद्द कर दीजिएगा, सही है, क्योंकि ऑब्वियसली यू कैन ट्राई डिफरेंट स्कॉलर्स। दो किस्म के लोग होते हैं जिनको डाउट्स होते हैं, लेट्स स्टार्ट विद दैट। एक होते हैं सिंसियर स्ट्रगलर्स, और एक होते हैं रिबेलियस, इंटेलेक्चुअल रिबेलियस पीपल। लेट्स स्टार्ट विद दैट। अगर सिंसियर स्ट्रगलर, एक बंदा मुस्लिम फैमिली में बड़ा हुआ लेकिन प्रैक्टिसिंग मुस्लिम नहीं है, उसको बिल्कुल फाउंडेशनल नॉलेज भी नहीं है, और वो किसी वीडियो को देख लेता है या इवेंचुअली उसके दिल में डाउट आ जाता है एनवायरनमेंट की वजह से, डिज़ायर्स की वजह से, डाउट्स की वजह से, और वो ग्रो होने लगता है, और वो फिर डिस्कस करता है कि नहीं, आई हैव सीरियस डाउट अबाउट दिस। वी शुड नॉट बैश देम, हमें उन्हें प्यार से, बिकॉज दे आर सिंसियर स्ट्रगलर्स, वो अपने डाउट्स को इजहार कर रहे हैं, वो सीरियसली स्ट्रगल कर रहे हैं, हमें उन्हें जवाब देना है। अगर एज ए पेरेंट आपको जवाब दे रहा नहीं, और आप उन्हें स्कॉलर से कनेक्ट कर रहे हैं, साहिब इल्म से कनेक्ट कर रहे हैं, जो भी आपकी फैमिली में हो, ज़रूरी नहीं है कि आलिम हो, कोई भी नॉलेजेबल बंदा हो या बंदी हो, उसके पास ले जाएं ताकि वो उसको हल करे, और प्यार से, कंपैशन से, मर्सी से, क्योंकि दे आर सिंसियर स्ट्रगलर्स। उनका रिबेलियस माइंडसेट नहीं है। हो सकता है कि वो सवाल में अपने थोड़े से उनमें एग्रेशन नज़र आए, लेकिन उनकी सिंसियर स्ट्रगलर के उन्हें हक तक पहुँचना है, तो यहाँ पे उन्हें बैच करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि उन्हें प्यार मोहब्बत से लाने की ज़रूरत है। और ये एक तस्वुर गलत आ गया हमारे माशरे में, और ये सिर्फ यहाँ नहीं है, बल्कि मैं तो वेस्ट से आ रहा हूँ, मुझे पता है कि वेस्ट में भी कुछ कंजर्वेटिव घरानों में ये प्रॉब्लम आ गई है कि कुछ भी क्रिटिकल थिंकिंग आए तो हम फ़ौरन दबा देते हैं। या वेस्ट में भी यूके जाएँ ज़रा, आप अमेरिका में बैठे हुए ना, अब वो वहाँ थोड़े से सेक्रेटरी इश्यूज ज़्यादा हैं। अच्छा, तो ये सिंसियर स्ट्रगलर्स के साथ वी हैव टू डील विद देम विद कंपैशन। नाउ व्हेन इट कम्स टू intellectual rebellious people, contrarians, yeah, okay, doctor is giving them medicine, they're throwing it in garbage, and they're still for them, instead of dealing with them with compassion, we should deal with them with justice. And for dealing with them will require some different framework. It's a huge topic. Scholars wrote every century, ilm kalam, aqeeda, all these books. लेकिन हम लोग बात नहीं करते ना, हमारे मुआशरे में तो बात नहीं होती इसके ऊपर। ये सब किताबें क्यों लिखी गई थी? इसीलिए लिखी गई थी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो शुरू में आपने बात की थी कि दीन को रेलेवेंट बनाने का काम करना है, आई नो दैट सम पीपल इन एवरी सोसाइटी आर डूइंग इट, बट दे आर वेरी फ्यू. So I think people like you and the platform we have, alhamdulillah, more opportunities will come inshallah. But doubts are not all bad. Foundational doubts जो बच्चों में आते हैं
उनकी क्रिटिकल थिंकिंग वगैरह, इवेंचुअली आपको उससे प्यार मोहब्बत से कंपैशन से डील करना है, और जो इंटेलेक्चुअली रिबेलियस है उनसे डिफरेंटली डील करना है। ये तो लेकिन एक मसला ये है कि अम्मा है, एक अब्बा है, वो कैसे पता करेंगे कि यार ये है बदमाश, आई एम सॉरी ये बदमाशी कर रहा है और ये बेचारा परेशान है, इसका ये कैसे तो नहीं पता चलेगा? बाय डिफॉल्ट सबको आपने परेशान, ये नहीं, अब बाय डिफ़ॉल्ट आपको ये रखना है कि मेरे घर में एक बच्चा पैदा हुआ है, इवन कि वो हिजाब वाली बच्ची है या 5 वक्त की नमाज़ें बच्चा पढ़ता है, लेकिन उसके पास इतनी इंटेलेक्चुअल आर्सेनल ही नहीं है कि वो डाउट्स को टैकल कर सके, और उसको डाउट आ जाता है, तो आपको बाय डिफ़ॉल्ट उसको सिंसियर स्ट्रगलर में डालना है। हाय मार दिया यार आपने इस जुमले से। हम लोग जितना बच्चों की फाइनेंशियल वेलबींग के बारे में सोच रहे हैं आसिफ भाई, हम उनकी इंटेलेक्चुअल वेलबींग के बारे में अगर सोच लें, हमने तो इंटेलेक्चुअल बच्चे को सोचा ही नहीं है कि हमने, हमारे पास तो जब बॉडी आती है बच्चे की, आपके यहाँ फातिमा पैदा हुई है, तो हम तो सोच रहे हैं फिजिकल बच्चा है, ना उसके अंदर रूह है, ना उसके अंदर वो फ्रिज में गोश्त रखा हुआ है 5-6 किलो का, उसका नाम है फातिमा या अब्दुल्ला, ना इमोशन है, ना रूह है, ना इंटेलेक्चुअल है। तरबिया के अंदर इन सब चीज़ों पर ध्यान देना है, आपको इमोशनल तरबिया भी करनी है, ताकि पहले कोई लड़की कॉलेज में हंसे तो फौरन क्रश पे वो नीचे ना गिर जाए उसके। इंटेलेक्चुअल ग्रोथ करनी है। क्यों हर पेरेंट कुरान के अंदर फादर चाइल्ड की कन्वर्सेशन आ रही है, कुछ बात होगी, और बाप की आ रही है अम्मा की नहीं आ रही है। आप ये देखें, उम्मे मूसा का किरदार देखें मूसा के अंदर, वो फादर का किरदार देखें वो जो मदियन के अंदर और यूसुफ के अंदर वगैरह, याकूब के अंदर। फिर आप आगे बढ़ें तो स्पिरिचुअल तरबिया, इस पर तो हमारे माशरे में ध्यान ही नहीं दिया जाता। हमारे माशरे में सिर्फ फिजिकल और थोड़ा बहुत इंटेलेक्चुअल, which modernity defines as intellect, जिससे पैसे कमाने के काबिल हो जाए। Absolutely, for capitalistic centric mindset। तो हम तरबिया के अंदर तो बिल्कुल काम कर ही नहीं रहे, और इवेंचुअली जब आप 10 साल जंक फूड खाएंगे तो इवेंचुअली क्या होगा, 10 साल बाद उसके नतीजे नजर आएंगे। तो 10 साल बाद वो अचानक से बच्चा डाउट में आता है कि मुझे मजहब पे शक हो रहा है। भाई आपने पहले दिन से काम किया था, और फॉरेन लैंग्वेज में कुरान हिफ्स कराना, ये एक मेरे बच्ची खुद माशाल्लाह हाफिज है, तो आई एम एक्चुअली दूसरा बच्चा भी हाफिज बन रहा है, लेकिन क्या आपने उसे कुरान मजीद समझाया? क्या आपने उसकी इंटेलेक्चुअल ग्रोथ के लिए कुछ काम किया कि उसको अल्लाह ताला से वो इमोशनल अटैचमेंट? मुझे पाकिस्तानी माशरे में एक चीज़ नज़र आती है, प्लीज़ करेक्ट मी, आई एम कमिंग आफ्टर लॉन्ग टाइम, राइट, कि पाकिस्तान में अल्लाह ताला से इमोशनल अटैचमेंट कम है, अल्लाह ताला से इमोशनल लव कम है। जो है ज़्यादातर हमने इंटेलेक्चुअल या रैशनल ताल्लुकात अल्लाह ताला से थोड़े बहुत रखे हैं, जिन्होंने रखे हैं, लेकिन इमोशनल लव जो अल्लाह ताला से होना चाहिए, जिसका शिकवा अल्लाह कुरान में मा क़द्र अल्लाहु हक़्क़ क़द्रिह, सुभान अल्लाह। अब आप इसको कुछ तोड़ देती है, ये आयत आपकी कमर तोड़ देती है, और ये देखो मल्टीपल बार ही आया है, तो इसका मतलब क्या है कि हमने अल्लाह ताला की कुदरत कदर नहीं की जैसे करनी चाहिए थी, सुभान अल्लाह। और ये बड़ा स्केरी रिमाइंडर है, स्केरी मतलब ये आयत आप सुनते ना, मुझे अभी मैंने कहा गूज बम्प्स, एब्सोल्युटली, क्या यार तुमने मेरी कदर नहीं है, उफ। इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह एक स्कॉलर हैं, वो कहते हैं कि जिस तरह तौहीद का कॉन्सेप्ट है, इस तरह तौहीद फिल मुहब्बा है, कि आप अगर अल्लाह ताला से बढ़ के किसी और से मोहब्बत कर रहे हैं तो इसका मतलब है आपने उसमें भी शिर्क किया मोहब्बत के अंदर, सुभान अल्लाह। तो हम ये देखें कि हम अपने बच्चों के अंदर हम चले जाएंगे कि हमारे बच्चे अल्लाह ताला की इबादत करेंगे, और उसके लिए मोहब्बत दिल में डालना बहुत ज़रूरी है। जुड़े कि नहीं जुड़े, जब आदमी जुड़ जाता है तो फिर उसके लिए उसका हर रास्ता मुड़ जाता है, फिर क्रूज कंट्रोल का बच्चा, फिर आप दुनिया से चले जाएंगे तो भी इबादत करेंगे, बिल्कुल करेंगे। दैट इज पूरा अलग सब्जेक्ट है। ब्रिंगिंग अप चिल्ड्रन, बाय द वे, आपने जो मुझे एक फ्रेमवर्क भेजा था मैरिज का इंटरव्यू वाला, वो हमने उसके ऊपर एक पॉडकास्ट की मॉम कास्ट पे, माशाल्लाह, so many people watched it, सुभान अल्लाह, and they were so happy, and they said कुछ नहीं तो ये तक कहा कि अरे यार इसमें तो कोई पास नहीं हो लेकिन ये आपको एक गैप बता रहा है कि लोग किस तरह व्यू कर रहे हैं इस पूरे प्रोसेस को। आसिफ भाई कीमती आदमी, आपको अभी तक ये एहसास हो गया होगा, बट नाउ आई हैव टू मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ आवर डिस्कशन। बहुत बातें हो सकती हैं, लेकिन एक जो अगला मौजू मुझे बहुत ज़्यादा नौजवानों को अफेक्ट करता हुआ नज़र आ रहा है वो है टेक्नोलॉजी। आपने खुद ही जिक्र कर दिया है, AI पे इतना कुछ हो रहा है, उसकी फ़िक़ा क्या है, उसकी साइंस क्या है, उसको शरीयत से अपने फ्रेमवर्क में कैसे लाना है, कोई काम नहीं हो रहा। ये एक वो मेजर ड्राइवर ऑफ डिविजन्स है इस वक्त, जो दूर और जो फेथ से बच्चों को खींच रहा है। दूसरी तरफ एक सिवियर एपिडेमिक है जिसमें हमारी अटेंशन्स तबाह हो रही हैं। फेथ, अल्लाह को डिस्कवर करना, उसके लिए वो बड़ी एक अच्छी बात है, एक साहिबा हैं वो कहती हैं कि हर एक को एक गारे हिरा की ज़रूरत होती है। टेक्नोलॉजी ने गारे हिरा को के कॉन्सेप्ट को, आपकी ज़िंदगी, आप कहाँ ढूंढेंगे गारे हिरा? आप कहाँ? सॉलिट्यूड ही नहीं है। तुम मेरे पास होते हो गोया जब कोई दूसरा नहीं होता। बाथरूम में भी है,
Yeah. बिस्तर में बीवी और शौहर के दरमियान है, डाइनिंग टेबल पे बच्चे और बाप के दरमियान है, Yeah. दफ्तर में एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई के दरमियान है, हर चीज़ के बीच में। वो कहते हैं ना कि वो, मैंने तो एक जगह एक जोक भी किया कि पहले लड़कियां लड़कों से पूछती थी तुम मेरे लिए क्या कर सकते हो, तो लड़का कहता था मैं तुम्हारे लिए चांद ला सकता हूँ, तारे तोड़ के ला सकता हूँ। अब वो सिर्फ कहता है मैं तुम्हारे लिए अपना फ़ोन साइड पे रख सकता हूँ। और लड़की कहती है ओह माय गॉड इतना कुछ करोगे मेरे लिए। हाउ डू वी फाइंड खुशू एंड फेथ एंड डायरेक्शन एंड स्पिरिचुअलिटी? ये बहुत अच्छा सवाल है। इसका ब्रीफ जवाब देना बड़ा मुश्किल है, लेकिन लेट्स ट्राई। सबसे पहली चीज़ खुशू को समझें। खुशू ये है आपके दिल के अंदर ह्यूमिलिटी हो कि आप किसके सामने खड़े हुए हैं। और खुशू कोई स्विच नहीं है फरहान साहब के मैं स्विच ऑन कर दूं, अल्लाह अकबर कहूं तो खुशू आ जाए। नहीं आता। नमाज से पहले खुशू होगा तो नमाज के अंदर खुशू आएगा। अब प्रॉब्लम ये हमारा नमाज से पहले खुशू होता नहीं है, हम नमाज से पहले भी नमाज के बाद भी इंस्टाग्राम पे लाइक्स चेक कर रहे होते हैं, तो नमाज के अंदर खुशू कैसे आएगा? आपका स्विच ऑन एंड ऑफ नहीं है, ये एक दिल की कैफियत का नाम है, एक स्टेट है जो हर वक्त अल्लाह ताला के पास हम्बल ह्यूमिलिटी हो उसके अंदर। दूसरी चीज़ आप सोचें क़यामत के दिन अगर अल्लाह ताला हमसे पूछ ले कि आप नमाज में खड़े हुए थे लेकिन आपका दिल तो कहीं और था, कि क्या तुम्हें आप ये सोचें अगर अल्लाह ताला पूछे कि क्या मुझसे बेहतर कोई चीज़ मिल गई थी तुम्हें नमाज के अंदर, जिस्म तुम्हारा मेरे पास था, दिल तुम्हारा कहीं और था। सोचें ज़रा, इला खैरुम मिन्नी, अगर अल्लाह ताला सवाल पूछे कि क्या तुम्हारा दिल कहीं और लगा हुआ था, मर जाएंगे या सुभान अल्लाह। मारे जाएंगे। और हम खड़े हुए किसके सामने? मारे जाएंगे। आप सोचें बॉस के सामने खड़े हैं, आप पूरी फोकस करके खड़े होंगे। अच्छा, इसके लिए किया जाए? प्रॉब्लम यह है कि हम इसके हार्म्स को नहीं समझे हैं। इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन बहुत ज़्यादा नुकसानदेह, बहुत ज़्यादा नुकसानदेह। इसके लिए बाकायदा वेस्ट के अंदर डिलेड ग्रेटिफिकेशन की एक्सरसाइजेस वगैरह आ रही है, वो इंशाल्लाह कभी हम सेपरेट पॉडकास्ट कर सकते हैं उस पर। लेकिन मैं भी एक खुतबा दे रहा था तो मैं स्टैटिस्टिक्स निकाल रहा था। इन एवरेज अमेरिकन इन 2025 स्पेंड्स ऑलमोस्ट 7 hours 17 minutes every single day on cell phone. कम से कम होगा। Yeah, this is average. हाँ, this average includes my grandma in Chicago who never picks up my phone. आप जरा जेनजी को ले आए, आप जेनजी को ले आए तो ये 12-13 घंटे चला जाएगा। Yeah, and that's the average. So, भाई but बताएं, this, एवरेज है 7.5 घंटे। can you imagine? So, 1/3 of the day. हाँ, Can you imagine? बाकी 6-7 घंटे सो गए। Yeah. And then the rest of the 7-8 hours, entire thing. You have to do everything in your life in the 1/3 of the. So basically, I'm not judgmental. Okay. Oh, come on, we have to be judgmental. This is नहीं ये तबाही है यार। नहीं, कुछ ना कुछ इसमें प्रोडक्टिव काम भी होता है, जिस तरह वर्क ऐप्स हैं, लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे होते हैं, लोग उसकी बात तो हम नहीं कर रहे हैं तो यार, लेकिन कुछ बहुत ज़्यादा एडवर्स इफेक्ट इसके वो ज़्यादातर अब्यूज से होता है। फिर आपका टाइम ज़ाया हो रहा होता है। तो अपने आप को डिलेड ग्रेटिफिकेशन की ट्रेनिंग डालें। या तो आप अपने पेरेंट्स से बात करें, स्केड्यूल बनाएं कि यार संडे को मैं फ़ोन यूज़ नहीं करूँगा, या हम लोग 9 to 5 फ़ोन यूज़ करेंगे। इवेंचुअली 10 PM के बाद हम लोग फ़ोन एरोप्लेन मोड पे डाल देंगे और 7 o'clock से पहले हम लोग इसको नहीं एरोप्लेन मोड से हटाएंगे। अपने आप को ट्रेन करें और इवेंचुअली ये ट्रेनिंग आपको स्पिरिचुअलिटी में भी ध्यान देगी। आखिरी चीज़ खुशू के बारे में, अल्लाह ताला ने हमारे दिल के अंदर डिफरेंट कंपोनेंट्स रखे हैं, रूह, जिस्म, माइंड, हार्ट। इन सब के अंदर एक वननेस होनी चाहिए। जो तौहीद अंदर है ना, जो तौहीद बाहर है वो तौहीद अंदर भी होनी चाहिए। एक आपका दिल, आपका जिस्म, आपका दिमाग एक तरफ मरकूज हो, अल्लाह की तरफ। ये ट्रांसेंडेंस है। ट्रांसेंडेंस। प्रॉब्लम ये है हम लोग इतने डिस्पर्स हो चुके हैं अंदर से, तो और ये सेल फोन, गैजेट्स वगैरह ये हेल्प नहीं कर रहे हैं। दिस इज द डायनामाइट। ये एब्सोल्युटली। तो आपको इनर यूनिटी के लिए भी अपने आप को ट्रेन करना होगा डिलेड ग्रेटिफिकेशन के लिए। अदरवाइज द मॉडर्न वर्ल्ड, कैपिटलिस्टिक वर्ल्ड विल गोइंग टू मोनेटाइज ऑन योर इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन एंड दे आर डूइंग इट। सो वी नीड टू ट्रेन आवरसेल्फ, बट ऑब्वियसली इट्स अ सेपरेट टॉपिक। अ वेरी हेल्पफुल बुक जो लास्ट टाइम इन्होंने कही थी, द एंग्शियस जनरेशन, मुझे बहुत फ़ायदा हुआ। मेरे पास पढ़ी हुई थी, मैंने पढ़ी नहीं थी, इनके जाने के बाद मैंने पढ़ी एंड आई हैव बीन कोटिंग इट सिंस। बहुत फ़ायदेमंद किताब है, पढ़िए ज़रूर। लेकिन अगेन वो भी एक अलग टॉपिक है पूरा। लेकिन एक और फैक्टर है इसका, एक और साइड ये है कि अब आप देख रहे हैं डिजिटल मौलवी आए हैं। मतलब हद तो ये हो गई है कि एक आप टिकटॉक पे स्क्रॉल करते हुए 4 फतवे मिल जाएंगे आपको। यू नो व्हाट वी हैव सीइंग इज दैट जब एडिटोरियल गेट कीपिंग ख़त्म हुई है, एवरीवन हैज़ बिकम अ कंटेंट क्रिएटर, देन एवरीवन हैज़ आल्सो बिकम अ मुफ्ती, everyone has also become a politician, everyone has also become a scientist, everyone has become everything. As long as you can speak in a certain way, people watch you. This, for the first time in history, the sizzle was never
this important compared to the steak ever before. मतलब अभी तो sizzle ही sizzle पे काम हो जाता है, steak बिक रहा है, अंदर गोश्त नहीं है. Yeah. So my question to you is, how do you sift through what you're watching? यार ये बहुत बड़ा मसला है असल. और इन्फॉर्मेशन ओवरलोड. हाँ. अच्छा, एक किताब में कहूँगा, The End of Education by Neil Postman. The End of Education by Neil Postman. YouTube पे पॉडकास्ट भी है, ऑडियंस अगर सुनना चाहे तो किताब ना खरीद, अगर किताब खरीदने का ऑप्शन नहीं है तो पाकिस्तान में मिलेगी भी नहीं इंशाल्लाह. अच्छा, तो वो ये कहते हैं, अभी रिसेंटली उन्होंने पॉडकास्ट में कहा कि पहले होता था कि नॉलेज वाज ए स्कार्स, बड़ी कम थी, लोग कॉलेज स्कूल जाते थे नॉलेज हासिल करने के लिए. अब इंफॉर्मेशन ओवरलोड का ज़माना है, अब होना ही चाहिए, हालांकि हो नहीं रहा है, स्कूलिंग होना ही चाहिए, स्कूल्स का रोल ये होना चाहिए. स्कूल का कोई एजुकेशन के लिए नहीं जाएगा, एजुकेशन यूट्यूब पे अवेलेबल है. स्कूल का काम ये होना चाहिए कि दिस इज़ बेनिफिशियल नॉलेज एंड दिस इज़ हार्मफुल नॉलेज, यू शुड नॉट टेक दिस नॉलेज. अब वो रोल कोई कर नहीं रहा है, एंड इवेंचुअली आप अगर हर चीज़ मार्केट में खाएंगे, इवेंचुअली आप बीमार हो जाएंगे. हम पूरे कंज्यूमर हो गए, हर चीज़ को कंज्यूम किए जा रहे हैं, और ख़ासकर एआई के ज़माने में इंफॉर्मेशन ओवरलोड का ज़माना है, हर कोई अपने आप को सेल कर रहा है. अगर आप अपने ब्लाइंडर्स नहीं लगाएंगे कि यार यहाँ मुझे इस इंफॉर्मेशन लेनी है, यहाँ नहीं लेनी है, तो इवेंचुअली इट विल बी एन एपिस्टेमिक सुइसाइड. ये बहुत जल्दी आप नॉलेज वाइज आप अपने आप को मार डालेंगे, ओवरफ्लो हो जाएगा, बर्न आउट हो जाएंगे. हो नहीं रहा, ये ऑलरेडी होना नहीं शुरू हो गया. एब्सोल्युटली, आपको फील होगा कि आप नॉलेज पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, आपके दिल के अंदर फील नहीं आ रहा कि आप नॉलेज पे फोकस कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं. अच्छा, अब आपने सवाल पूछा कि बहुत सारे लोग जो स्कॉलरली गार्ड पहन के काम कर रहे हैं. अच्छा, अगर वो रियल नॉलेजेबल स्कॉलर्स हैं तो मैं तो बहुत मोटिवेट करता हूँ नॉलेजेबल स्कॉलर्स को, क्योंकि हमारी हर बार शिकायत होती है कि हम टेक्नोलॉजी में आगे नहीं आए. तो मैं तो कहता हूँ कि नॉलेजेबल स्कॉलर्स, हाई कैलिबर स्कॉलर्स को चाहिए कि वो सोशल मीडिया को यूज़ करें ताकि इवेंचुअली लोगों के पास सही मैसेज जाए. लेकिन होता ये है कि मूसा अलैहिस्सलाम जहाँ पैदा होते हैं वहाँ सामरी भी होता है. और सामरी के जो सूरत के अंदर है, वो इंसिडेंट हमें जो बताया गया उसकी एक और बहुत बड़ी वजह, बहुत सारी वजह, लेकिन एक वजह ये भी है कि बहुत ज़बरदस्त एनालॉजी दी है उन्होंने. गौर जो कुरान पढ़ा हुआ होगा उनको समझ में आ जाएगा, लेकिन चले. सामरी मोनेटाइज करता है, मूसा अलैहिस्सलाम जब जाते हैं अल्लाह ताला से मिलने, और कौम को गुमराह कर देता है, लेकिन वो पीछे से पैसे कमा लेता है. और फिर इवेंचुअली वो वही बातें करता है कि मुझे कुछ नज़र आ रहा था, आपको नज़र नहीं आ रहा था, और इवेंचुअली कौम को नज़र नहीं आ रहा था. हाँ, ये काम बहुत चल पड़ा है. तो अब सोशल मीडिया पे जिसके फॉलोअर्स होंगे, पैसे भी उसके पास आ गए हैं, इन्फ्लुएंस भी उसके पास आ गया है, रेपुटेशन भी उसकी बढ़ गई है. मेरी गुजारिश है सारे जो इन्फ्लुएंसर्स हैं जो रिलीजियस सेगमेंट में काम कर रहे हैं, कि आप काम करते रहे, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन आप जुल्म ना करें. और जुल्म की डेफिनेशन ये कि एक चीज़ को उसके मकाम से हटा के ऊपर ले जाना, नीचे ले जाना, गलत जगह इस्तेमाल कर देना, या इस कलम से चाय की चीनी घोल देना. एब्सोल्युटली. या तो कलम यूज़ करना हराम नहीं है, लेकिन कलम को गलत इस्तेमाल करना. इसी तरह आपका एक मकाम है, आप उस मकाम पे रह के काम करते रहें, और उस मकाम से ना ऊपर जाए ना नीचे आए. ये चीज़ हर एक को पता होनी चाहिए. मेरा एक मकाम है, अगर मेरे टीचर आएंगे तो मुझे पता है कि मुझे यार उनको कंसल्ट करना है और इवेंचुअली कहाँ क्या बात करनी है. प्रॉब्लम यही है कि जब इन्फ्लुएंस बढ़ जाता है, मैंने लास्ट टाइम भी ये बात कही थी, आपके पास प्रोमिनेंस आ जाती है, आप तैयार नहीं होते हैं, आपकी काउंसलिंग नहीं होती है, और इवेंचुअली डिज़ास्टर होते हैं. स्कैंडल्स भी आते हैं, वेस्ट में भी हो रहा है, मुझे यहाँ का नहीं पता है. तो जो आम तौर पे बच्चा है वो कम से कम ये देखें कि मैं जिस इन्फ्लुएंसर को सुन रहा हूँ, 2 राउट बनाए इसके, मैं वेस्ट में भी करता हूँ, उसको बिल्कुल निगेट ना करें. आपकी जो लोकल ट्रस्टवर्दी स्कॉलर्स हैं जो कि आपके सामने लाइफ गुजार रहे हैं, वो आपके प्राइमरी POC पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट हो. लेकिन हाँ, अच्छी बात, अच्छी मोटिवेशनल कहीं वीडियो मिली, कोई रील देख ली, वो आप ले लें, लेकिन सीरियस कंसर्न नॉलेज क्या कर रहा है ये, एब्सोल्युटली आपको पता नहीं है उसने कहाँ से नॉलेज ली है, करता क्या है. मैं अक्सर लोगों को बोलता हूँ कि ये क्या होता है कि ये सिर्फ वीडियोस बनाते हैं, मतलब ये जिंदगी में क्या किया है भाई, कुछ होगा ना आगे पीछे. और मैं आपको बताता हूँ, सारे नहीं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एक बंदे को देखकर आइडलाइज करते हैं, उनसे इस्लाम सीखते हैं, किसी और से इस्लाम नहीं सीखते, और फिर इवेंचुअली जब उसका कोलैप्स होता है तो इवेंचुअली उनको क्राइसिस ऑफ फेथ हो जाते हैं. Why did you idolize that individual? सही बात है. नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब इंतकाल होता है, अबू बकर सिद्दीक क्या कहते हैं कि जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वर्शिप करता है उसके लिए मामला डिफरेंट, जो अल्लाह की वर्शिप करता है उस जान ले के अल्लाह ताला जिंदा है. और ये उमर रज़ी अल्लाह अन्हु को उन्होंने लेसन दिया था, रज़ियल्लाहु अन्हु, उमर रज़ियल्लाहु अन्हु को. हमारे लिए भी इसमें बहुत ही गाइडलाइन है कि इंडिविजुअल से मोहब्बत एक अलग जगह, लेकिन आइडलाइज ना करें, डिमोनाइज ना करें उनको, उनके रिस्पेक्ट लेवल. और ये इतना ज़्यादा हो रहा है. और इसी, अच्छा, ये एक फॉग है, इस फॉग ने आपको सीरा से दूर किया है.
इस फॉग ने आपको कुरान से दूर किया है, और इस फॉग में वो जो इन्फ्लुएंसर है या वो जो मौलवी है या वो जो क्लरिक है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होकर सामने आया है, तो उसके सारे व्यूज़ आर शेप्ड अपॉन व्हाट दैट पर्सन इज टेलिंग हिम। और उसने एक फॉग क्रिएट किया है जिसमें वो आपको विजन नहीं देता सीरा का, क्योंकि जब आप सीरा का विजन देखते हैं, क्योंकि दैट्स कुरान इन एक्शन, तो आपको बहुत सारी चीज़ें कहते हैं ये तो इस वजह से हुआ था ना, इसका पर्सनैलिटी का एक बिहेवियर है ना। मतलब मुझे एक अजीब सी बात पता चली, आपको पता है हमारा, बाय द वे डॉक्टर साहब भी एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, उसके एंड में हम उसके ऊपर बात करेंगे। वो जो हमारा एक दूसरा प्रोजेक्ट है जो मैं सीरा के हिसाब से जो उस पर मैं बात कर रहा था, तो मैंने कुछ लोगों से स्कॉलर्स को बुलाया, बात की, तो उन्होंने मुझे कहा कि यार हम जो दरस निज़ामी पढ़ रहे हैं उसमें तो फ़िक़्ह ही फ़िक़्ह है, सीरा के बारे में तो हम पढ़ते ही नहीं है बहुत ज़्यादा। फॉर मी दैट वाज लाइक कि जैसे MBBS के अंदर फार्माकोलॉजी बहुत पढ़ाती है और न्यूट्रिशन के बारे में कोई बात नहीं होती। आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट दैट इज। सो वो अक्सर मैं ये देखता हूँ कि कोई आदमी इतने वसूख के साथ एक ओपिनियन मुझ पे या किसी पे भी मुसल्लत करता है जिस ओपिनियन का सीरा के बिहेवियर से कोई ताल्लुक नहीं होता। अच्छा, ये जो आपने बात की ना, आखिरी बात, ये बहुत ही फाउंडेशनल ज़रूरी है, तो मैं इस पर चाहूँगा थोड़ी रोशनी डालें प्लीज़। जब भी आप सोशल मीडिया पे किसी को सुन रहे हो, जो आखिरी बात आपने कही है कि हो सकता हो कि इन्फ्लुएंसर अपने पेज को प्रमोट करने के लिए बात कर रहा हूँ या सिंसियरली बात कर रहा हूँ, हमें नहीं पता। लेकिन आप दो चीज़ों में फ़र्क करें, डेफिनेटिव चीज़ें और स्पेकुलेटिव चीज़ें, ज़न्नी और क़तई चीज़ों में। जो डेफिनेटिव चीज़ें, 5 वक्त की नमाज़ें पढ़ना, ज़िना हराम है, शिरक नहीं करना है, ये डेफिनेटिव चीज़ है। आया इंटरप्रेट कैसे होगी, हदीस इंटरप्रेट कैसे होगी, आज के दौर में क्या इस्लामिक एक्टिविज़म होगा वगैरह, ये ज़्यादातर चीज़ें स्पेकुलेटिव नेचर की हैं। आप उस स्कॉलरली ओपिनियन को, इवन कि वो डेफिनेटिव टोन यूज़ कर रहा है, लेकिन स्पेकुलेटिव ही रखें। क्या बात है, बहुत ही प्यारी बात है। अगर आपने उसको डेफिनेटिव कंसिडर करना शुरू कर दिया तो प्रॉब्लम ये होगा, आप बर्नआउट हो जाएंगे 2 साल बाद, आप क्या इवॉल्व हो जाएंगे थॉट, और फिर आप डेफिनेटिव चीज़ों पे भी डाउट करना शुरू हो जाएंगे, रिग्रेट करेंगे या तो आप डेफिनेटिव चीज़ों पे डाउट करना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि आपने स्पेकुलेटिव चीज़ को डेफिनेटिव माना और डेफिनेटिव चीज़ को फिर आप शक करने लगे। बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं, इसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। मतलब मैं आई से कि हमारी जो पहले भी बात हो रही थी, जेंडर रोल्स को लेके एक बहुत सारी एक बहस होती है, और उसमें कोई कहता है कोई ऊपर है, कोई नीचे है, कोई ये, बहुत सारी चीज़ें, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें स्पेकुलेटिव नौयत की होती हैं, लेकिन लोग उसको बिल्कुल डेफिनेटिव समझ के लोहे पे लकीर करके लड़ते हैं। या पॉलिटिकल इस्लाम के बारे में बहुत सारी ऐसी चीज़ें आ जाती हैं जो स्पेकुलेटिव नेचर की हैं, लेकिन लोग उसके ऊपर भी डेफिनेटिव हो जाते हैं, जिसके नतीजे में आपने बहुत सारा फसाद भी होते हुए देखा है। सो यू आर वेरी क्लियरली सेइंग कि भाई उन चीज़ों को स्पेकुलेटिव ही लो, उसमें 2, 3, 4 राय की गुंजाइश है, तो अपने दिमाग में उस चीज़ को वैसे ही लो, उसको हक बिल्कुल कड़क ना हो जाओ उसके ऊपर। Absolutely. But I have to talk a little more about technology and we'll have to just speed it up. आप ये, मैंने अजीब सी बात मुझे पता चली कि पहले तो एंड्रयू टेट मुसलमान हुआ, इसलिए भी मुसलमान हो गया। वो हर चीज़ में हर जगह वो मस्जिद से निकल रहा है, हर जगह वो जो है वो उम्रे पे जा रहा है, अल्लाह उसको कबूल करे। लेकिन ये क्या हो रहा है बॉस मगरिब में? आप बताएं जरा, ये सारे अजीब व गरीब किस्म के जो किरदार हैं, इनको इस्लाम में पनाह क्यों ढूंढ रहे हैं ये? अच्छा देखें, अगर उन्होंने इस्लाम कबूल किया तो ये हमारे भाई हैं। हाँ। और जिस तरह उसामा इब्न ज़ैद को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि तुमने उसका कत्ल क्यों किया, वो उस कलमा पढ़ चुका था, क्या तुमने उसका कल्ब चीरा था, तो उन्होंने कलमा पढ़ लिया, नाउ दे आर आवर ब्रदर्स इन उम्मा। लेकिन अब दूसरी चीज़, सूरह हुजरात के अंदर जब आराबी कबूल करते हैं इस्लाम, तो अल्लाह ताला उन्हें कहता है कि अभी तुमने इस्लाम कबूल किया है, ईमान नहीं लाए हो, और थोड़ा सा टाइम दो अपने आप को। हमें भी जब कोई, एक तो हम लोग फॉर एग्जांपल डिफीटिस्ट मेंटालिटी, जब भी कोई वाइट, ब्लैक, अमेरिकन, इंग्लैंड, यहाँ के यूरोपियन बॉर्न रेस यहाँ पे इस्लाम कबूल करता है, अब जो भी उनका इंटेंशन है, लेकिन हम उनसे बहुत जल्दी मुतासिर हो जाते हैं। इस्लाम की फतह भाई, इस्लाम अल्हम्दुलिल्लाह, इस्लाम इनसे पहले भी फ्लरिश कर रहा था और इस्लाम इनके बाद भी फ्लरिश करेगा, कोई ज़रूरत नहीं इनकी। एब्सोल्युटली, अगर इस्लाम कबूल किया इन्होंने, इनके लिए अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह, उम्मत के लिए अच्छा होगा, लेकिन इनके दुनिया से चले आने के बाद भी इस्लाम फ्लरिश करेगा। और ये मेरे लिए कोई रिलीजियस गाइडेंस के सोर्स नहीं है ये आदमी, एब्सोल्युटली, बल्कि इन्होंने अपनी आखिरत बचाई, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, अच्छी, गुड है, एब्सोल्युटली। हमें इन्हें आइडलाइज नहीं करना है। मैं आपसे पहले भी कह चुका था फरहान साहब, बात है। प्रॉब्लम यह है कि हमने या तो लोगों को आइडलाइज कर लिया या लोगों को डिमोनाइज कर दिया, उनके लेवल पे नहीं रखा। एक बंदे ने इस्लाम कबूल किया, आप उसे ब्रीदेबल स्पेस दें, लेकिन आप उससे इस्लाम नहीं सीखें, क्योंकि अभी उसने इस्लाम कबूल किया है,
हाँ, कोई मोटिवेशनल स्टोरी है कि मैंने इस्लाम कबूल क्यों किया, आप उससे हासिल करें, स्टोरी मोटिवेशन ले, लेकिन आप उससे कहें कि नहीं आप डिबेट करें, इस्लामिक टॉपिक्स का डिफेंस करें, इवेंचुअली आप खुद गलत हैं। इस एतबार से आपने खुद गलत एक्सपेक्टेशन सेट की दी है। तो आप जब वॉइड रखेंगे तो इवेंचुअली फिर लोग मोनेटाइज भी करेंगे और यूटिलाइज भी करेंगे और इसका भी जिम्मेदार इन लोगों के रोल मॉडल्स बनने का जिम्मेदार भी भाईजान हमारे वो लोग, वो तबका और वो लोग थे जिनके पास ये झंडा था दीन का और दीन के पैगाम को आगे बढ़ाने का। कि अल्लाह ने कहा ना कि हमारे जो रसूल अल्लाह ने कहा ना कि हमारे जो उलमा है ये बनी इसराइल के अंबिया के जैसे हैं। उलमा वरसतुल अंबिया, एब्सोल्युटली। तो गड़बड़ हो गई ना। नहीं, कुछ लोगों ने प्राइवेटली जिन लोगों ने इनको प्रमोट किया था, स्कॉलर्स तो नहीं कहेंगे उन्हें, आप कह लें दुआत कह लें, दाई। हाँ। तो उनमें ये से भी एक बड़ी ब्रीड है बॉस ये नाच बड़ा इस पे तो उनमें से एक दाई से प्राइवेटली मेरी बात हुई तो उन्होंने रिग्रेट किया इस चीज़ को कि मैंने गलत प्रमोट कर दिया। और अल्लाह ताला ने माफ़ करे इंशाल्लाह। अल्लाह माफ़ करे। और भाई अल्लाहुम्मा अरिनल हक्का हक्का, मैं तो कहता हूँ हर जुम्मे को सूरह कहफ लाजमी पढ़ा करो उसके बगैर काम नहीं बनेगा। मूविंग ऑन टू द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल इवेंट इन द लास्ट 5 years, गज़ा। हाउ हैज़ दैट चेंज्ड द वर्ल्ड? कंप्लीटली मेरे ख्याल से सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद सबसे बड़ा इंसिडेंट, मेरी अपने ओपिनियन के मुताबिक। नहीं सही, मैं एग्री करता हूँ आपसे। और ये इत्तेफाक की बात है, इसको चाहे हम अपॉर्चुनिटी लें या इवन एज हमारे लिए लिमिटेशन लाता है कि अब हम कर क्या रहे हैं। कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुई थी, आप सोच रहे थे यहाँ दुनिया जाएगी, यहाँ दुनिया जाएगी। इसने बहुत सी चीज़ों को एक्सपोज कर दिया, बहुत सी चीज़ों को। वेस्टर्न मोरल फ्रेमवर्क खुलकर सामने आ गया। इसी तरह फ़िरौन और हामान के साथ लोकल कानून भी खुलकर सामने आ गए। तो अपने कबीले के लोग भी सामने आ गए सर। लेकिन प्रॉब्लम आपने दिस इज़ व्हाट आई लव अबाउट दिस गाय। आई मीन आपने देयर इज़ अ वेरी, हमारा बड़ा नेचुरल फ्लो होता है कन्वर्सेशन। आपने खुद ही आपको प्रॉब्लम नज़र आ रहा है कि ये इससे एक प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है। यार अब क्या हो रहा है? और वो कुछ नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से एक होपलेसनेस है, एक एक्सट्रीम डिप्रेशन की सूरत हाल है। हर जगह नौजवान डिप्रेशन और होपलेस। मैं बिल्कुल आपने सही कहा, बहुत ट्रांसफॉर्मेटिव इवेंट था, लेकिन बिकॉज लैक ऑफ एनी एक्शन पोस्ट दैट इवेंट, उससे ये एक होपलेसनेस पैदा हुई है जो मुझे तो नज़र आ रही है। हमारे मुल्क में अपने बहुत सारे और इश्यूज भी हुए हैं जिसकी वजह से लोग कह रहे हैं यार बच्चे बिल्कुल नाउमीद हो गए, डिसएनफ्रेंचाइज हो गए हैं नौजवान दुनिया भर के। और ये हर बड़े इवेंट के साथ होता है अनफॉर्चुनेटली, कि शुरू में बहुत ज़्यादा स्पाइक आता है, फिर बर्नआउट हो जाते हैं और इंस्टीट्यूशन से भरोसा उठ जाता है। अच्छा, वो जिस भी किस्म के इंस्टीट्यूशन है, स्टेट के हों, रिलीजन के हों, सेकुलर। अच्छा, अब करने क्या चाहिए? ऑब्वियसली मेरे पास कोई डेफिनेटिव सोल्यूशन नहीं है, मैं सिर्फ अपनी स्पेकुलेटिव ओपिनियन दूंगा जो मैं अपने अमेरिका में भी स्टूडेंट्स को देता हूँ। पहली चीज़ कि कोई सिविलाइजेशन ऊपर नीचे ओवरनाइट नहीं जाती है, इट टेक्स टाइम। हमारा काम यह है कि हम जब दुनिया से जाएं तो हमारी उम्मा एक कदम आगे जाए, पीछे ना जाए। पहली चीज़ ये समझ में, क्योंकि हमारी आदत बहुत फ्लैशी होती जा रही है। आपने एक इंस्टाग्राम पे रील डाली है और कहा आपका काम हो गया। नहीं, वो रील डालना ज़रूरी है, लेकिन आपको आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ना है उम्मा को कि मैं यहाँ दुनिया से जाऊँ तो यार अगला सलाहुद्दीन कम से कम 2 जनरेशन बाद आ जाए। ऐसी चीज़ हो तैयार करके। तो पहली चीज़ है, आपको फ्लैशी वर्क से ज़्यादा ग्राउंड वर्क पे काम करना है, लोग तैयार करने, अफराद तैयार करने। दूसरी चीज़ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़्यादा मैस्कुलिन है या हम लोग ज़्यादा मैस्कुलिन है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ज़्यादा स्ट्रेंथ थी, हमारे पास ज़्यादा स्ट्रेंथ थी। नबी करीम बदर में गए, लेकिन अकबर कहता है खुदा के काम देखो क्या है बाद और क्या है पहले, खुदा के काम देखो क्या है बाद और क्या है पहले, नज़र आता है मुझको बदर से गारे हिरा पहले। आपने गारे हिरा में तैयारी की कि बदर में जब दुश्मन सामने आए तो भागे नहीं। आप पॉलिटिकल एक्टिविज्म, स्पिरिचुअल एक्टिविज्म, होलिस्टिकली इन दोनों को आगे लेके चलें। अब ये जो डिवाइड आया है, कुछ तबके ने हमारे स्पिरिचुअल एक्टिविज्म को लेके बैठ गए और वो गार से बाहर नहीं आ रहा है और कुछ लोगों ने हमारे पॉलिटिकल एक्टिविज्म में नारा लगाया है, लेकिन उनकी स्पिरिचुअलिटी बहुत कम है। मींस आई डोंट नो अबाउट देयर हार्ट, बट इट लुक्स लाइक दे हैव स्पिरिचुअल डिजीजेस, एरोगेंस वगैरह। तो हम दोनों को होलिस्टिकली साथ लेके चलो। इसके लिए तरबियत, लेकिन एक पर्पसफुल हो। तरबियत का मकसद ये नहीं कि तरबिया के नाम आप 200 साल तरबिया कर रहे हैं। आहिस्ता आहिस्ता एक जनरेशन तैयार हो। उम्मे मूसा को आप लगाएं ताकि इवेंचुअली मूसा पैदा हो जो फ़िरौन को चैलेंज कर सके, और इसके लिए टाइम लगेगा। मैं आपको नबी करीम की मिसाल इसलिए दे रहा था सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि नबी करीम हमसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन जब यासिर रज़ी अल्लाह की मार्टेडम होती है, जब सुमैया रज़ी अल्लाह उनके साथ बेतहाशा जुल्म होता है और उनको शहीदा कर दिया जाता है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझसे और आपसे ज़्यादा उनसे मोहब्बत करते हैं। वो कहते हैं ए आले यासिर सब्र करो,
और फिर वही नबी करीम बदर में जाके जंग कर रहे हैं। सर्कमस्टांसेस एक चीज़ होती है, रियलिटी एक चीज़ होती है, प्रिपरेशन एक चीज़ होती है, तरबियत एक चीज़ होती है। होलिस्टिकली आप चीज़ों को देखें, लेकिन एट द सेम टाइम अपनी इस एनर्जी को सप्रेस ना करें। मेरा पैगाम उस नौजवान से जो इंस्टीट्यूशन से भरोसा हटा रहा है, गेट एंग्री, बी एंग्री, बट चैनल योर एंगर in a positive way, navigate your anger in a positive way, unless or maybe someone else is going to hijack that. So channel it in a Sharia compliant way so that eventually it will be beneficial for the ummah, but keep that anger, don't suppress the energy. आपने एक बात की कि शरिया कंप्लाइंट वे, यार इधर तो अब ये मुझे पता नहीं, अब आप इसका जवाब देना। ये एक बहुत ही बड़ा ग्रे एरिया है। मतलब हमें For the Islamic banking? नहीं, शरिया कंप्लाइंट वो तो है ही, वो छोड़ दें आप, उस पर नहीं जा रहे, वो हमारा मौजू नहीं है। पॉलिटिकल एक्टिविज्म इन इस्लाम, मतलब ये इतना बड़ा ग्रे एरिया है कि हमें हर जुम्मे की नमाज़ में बोला जाता है कि ये जो सुल्तान है ये अल्लाह का साया है। अच्छा, मैं मिडिल ईस्ट में तो हदीसें सुनी है। हाँ, तो नहीं यहाँ पे भी है कि मतलब ये तो अल्लाह का साया है और आपको तो सांप को सलाम करना है। और हमारे अभी बहुत ही बड़े एक स्कॉलर हैं, बहुत मेरे ख्याल से इस वक्त पाकिस्तान के रिलीजियस इंटेलेक्चुअल्स में बहुत बड़ा नाम है, डॉक्टर जावेद गामदी साहब। उनका भी मैं एक बयान सुन रहा था, शायद वो भी टेक्सास में ही होते हैं। उनका मैं एक स्टेटमेंट सुन रहा था, बहुत काबिल आदमी है, लेकिन उनका जो जवाब था वो कुछ यूँ था कि हिम्मत है तो पास कर वरना बर्दाश्त कर, और ये तो होता ही है और जुल्म तो होता ही है, और ठीक है सही है, अल्लाह का शुक्र अदा करो, इससे ज़्यादा जुल्म नहीं हो रहा और रहो इसी में, और वरना फिर बाहर हिजरत कर जाओ, ये दूसरा तरीका ये एक बहुत मतलब मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ उनकी, मेरी क्या औकात है कि मैं जावेद गामदी साहब पे कोई कमेंट करूँ, लेकिन ये एक बिलउमूम एक मैसेज है मिंबर का, क्लर्जी का। वो बड़ा प्रो एस्टेब्लिशमेंट है पाकिस्तान में, वो नौजवानों को बिल्कुल एक्टिवेट करने के हक में नहीं है। वो कहता है बैठो, लेकिन जब आप when you go into the history and when you go into what Imam Hanbal is saying, what Imam Abu Hanifa is saying, Imam Shafi, and when Maududi has said, ये इतना कोई क्लियर कट तो बात नहीं है। या मैंने आपसे शुरू में कहा था, और ये इस्लामिक गवर्नेंस ऐसी कोई है भी नहीं कि हम जल्दी से इस पर डिस्कस कर लें, क्योंकि इसके बाकायदा डिफरेंट पैराडाइम्स बनते हैं, और जो भी बात बनती है उसको स्पेकुलेटिव ही रखना चाहिए। ठीक है, जो लोग इस तरह की बात कर रहे हैं, जो लोग इस तरह की बात कर रहे हैं, इवेंचुअली होता यह है कि इतना सेंसिटिव इशू है, इमोशनली सेंसिटिव, पोटेंशियली चार्ज्ड अप डिस्कशन है, कि अगर मैं एक बात भी कर दूंगा मेरी दूसरी बात ख़त्म होने से पहले कैंसिल कर देंगे, क्योंकि सुनने की सलाहियत नहीं है। तो आई डोंट थिंक सो दैट वी शुड टच इट विदाउट गिविंग इट्स ड्यू टाइम। 1-2 घंटे का सेपरेट पॉडकास्ट करेंगे इस पर, लेकिन आप हर एक की बात सुने, हर एक की बात सुनने का हौसला रखें, और हर एक से इख्तलाफ करने की आपकी गुंजाइश है, और ये देखें कि आपके ओपिनियन से क्या दुश्मनान इस्लाम को फ़ायदा होगा, नुकसान होगा। अगर मैं पॉलिटिकली इनएक्टिव हो जाऊं तो दुश्मनान फ़ायदा होगा, नुकसान होगा। अभी आपने गज़ा की बात की है, आपको पता है इस हफ्ते अमेरिका में क्या हुआ है? इट नेवर हैपन इन द हिस्ट्री ऑफ अमेरिका। 50% अमेरिकन कह रहे हैं कि नेतन्याहू शुड बी पनिश्ड। दिस हैव नेवर हैपन इन द हिस्ट्री। अब ये बताएं, ये कहना कि हम जंग हार गए, ये तो ट्रंप भी चाह रहा है, ये तो नेतन्याहू भी चाह रहा है, लेकिन वो एक्सेप्ट कर रहे हैं कि we have lost the propaganda machine. For the first time since the birth of Israel, अमेरिका के दोनों साइड ऑफ द आयल, रिपब्लिकन्स एंड डेमोक्रेट्स में, they have a negative view of Israel. ये तारीख में कभी नहीं हुआ। Absolutely. वो CNN का वो जो एनालिस्ट था वो उछल रहा था, कह रहा था this is unbelievable number. सारे सर्वेज across the aisle, Israel is viewed negatively. From -25 से लेके -11 is the least. Absolutely. और पहले से था फातिमा एंड अब्दुल्ला, अब तो समंथा एंड डेविड भी हमारे साथ हैं। Yes. And if this is not defeat, then what else is defeat? तो अगर मैं इसको भी कहूँ नहीं हम तो हार गए जंग, थोड़ा सा बर्दाश्त करें, तो इसका मतलब है कि नेतन्याहू इससे फायदा उठाएगा, इसका मतलब है ट्रंप इससे फायदा उठाएगा। नो, वी शुड बी एंगेज्ड इन पॉलिटिकल एक्टिविज्म, लेकिन मैंने शुरू में बात की थी पॉलिटिकल एक्टिविज्म अलॉन्ग विद स्पिरिचुअलिटी, नॉलेज, 3 थिंग्स शुड गो होलिस्टिकली। ओके, वेरी क्विकली, क्या ये वो जो आपने इससे पहले सेगमेंट में हम जब टेक्नोलॉजी की बात कर रहे थे और पोलराइजेशन की बात कर रहे थे, और आपने कहा कि यार ये तो लोगों का दिमाग ख़राब कर रहा है ना इस चीज़ को, मतलब इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, जल्दी छक्के मारो, क्या यही वजह है कि हम एक डिसइंटीग्रेशन ऑफ द डेमोक्रेटिक सिस्टम ऑफ गवर्नेंस भी देख रहे हैं, और द वर्स्ट ऑफ द पीपल? मतलब कम ऑन, यू लिव इन द यूनाइटेड स्टेट्स, आई डोंट नो हाउ मच यू कैन टॉक अबाउट दिस, बट टू सी डोनाल्ड ट्रम्प टॉक
मतलब इट इज़ द मतलब मैं अमेरिका का बड़ा फ़ैन हूँ, मतलब मैं बिल्कुल खुल के कहता हूँ, इट इज़ अ ग्रेट कंट्री, ग्रेट अपवर्ड सोशल मोबिलिटी, ग्रेट फ्रीडम ऑफ स्पीच, सब चीज़ें बहुत अच्छी हैं, हर एक के पास एक चांस होता है, क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छा है, सब कुछ। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप साहब क्लियरली मिसोजिनिस्टिक, क्लियरली एक मतलब पता है पैसे की खातिर पागल की तरह, मतलब ठीक है पहले भी सदर कमाते होंगे पैसे यार, लेकिन यहाँ तो अजीब ही काम हो रहा है। तो दुनिया की अजीम तरीन रियासत शायद अपनी तारीख का एक अजीब तरीन सदर देख रही है, और वहाँ से लेके फिर आप चलना शुरू कर दें और यहाँ तक आ जाएं, हर जगह अजीब व गरीब किस्म के लोग हुक्मरान हो गए। इससे भी तो होपलेसनेस बहुत बढ़ रही है ना। एब्सोल्युटली। और तारीख क्या बताती है आसिफ भाई, जब ऐसा कोई दौर आता है तो इज इट द कल्मिनेशन ऑफ अ इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल एंड सोशल स्ट्रक्चर कि वो अपनी मौत की तरफ जा रहा होता है, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि ये मौत की तरफ जा रहा है इसलिए ऐसा, ये द वर्स्ट इज कमिंग आउट, या ये दुनिया ऐसी जगह है। या इब्न खुल्दून ने कहा था कि जब एक सिविलाइजेशन नीचे जाती है, बुढ़ापे में जाती है, तो फिर उसमें उरूज कभी नहीं आता है। बल्कि अल्लामा इकबाल 1907 में यूरोप के अंदर ही कहते हैं, तुम्हारी तहजीब अपने खंजर से आप ही खुदकुशी करेगी, जो शाख नाजुक पे आशियाना बनेगा वो नापायदार होगा। ए दियार मगरब के रहने वालों, खुदा की बस्ती कोई दुकान नहीं है, खरा जिसे तुम समझ रहे हो अब ज़रे कम आया होगा। ये इकबाल के अल्फाज हैं कि यू विल गोइंग टू कमिट सुइसाइड विथ योर ओन ड्रैगर, फ्रीडम ऑफ स्पीच वॉज योर ड्रैगर, वुमेन राइट्स वॉज योर ड्रैगर, वंस upon a time you used this to stand for what was right according to you, but now freedom of speech gone, women rights gone, human rights gone, क्योंकि कैपिटलिज्म से तुम खुदकुशी कर रहे हो, कैपिटलिज्म को भी इस्तेमाल हो रहा है। एब्सोल्युटली। तो ये तो आई थिंक जो भी राइज एंड फॉल ऑफ सिविलाइजेशन पढ़ता है, ये तो हर बंदा बता सकेगा कि अमेरिकाज तिलकल अय्यामुन नुदाविलुहा बैन अन्नास, वो थोड़ा थोड़ा। लेकिन हमारे लिए इसमें एक खुशी है लेकिन एक गम है फरहान साहब। खुशी तो है कि एक फिरौन हमें लग रहा है कि जाता जा रहा है, लेकिन दुख की बात है कि अगला फिरौन तैयार हो रहा है, उसका खुश हो रहा है। हाँ, वो कौन है? हम कहाँ हैं? हम कहाँ हैं? मुसलमान कहाँ हैं? तो वो तो फिरौनी के पास है। आप पर्शियन और रोमन सिविलाइजेशन के बीच में हैं, आप कहाँ हैं? आसिफ भाई के साथ हर टॉपिक पे जो बात हो रही है तो लग रहा है कि इस पे घंटों बात हो सकती है, लेकिन इन्होंने वक्त कम दिया है, इसलिए इसके ज़िम्मेदार ये है कि मैं स्किम कर रहा हूँ बहुत सारे सब्जेक्ट्स को। लेकिन एक अगला बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट बिल्कुल अलग, जिसका मैंने वो रखा है कि मुसलमान नौजवानों के अंदर सेक्स, डेटिंग एंड मैरिज। भाईजान ज़माने के अंदाज बदले गए, नया आ गए, साज बदले गए। सवाल दरअसल ये है कि आजकल जितने भी लड़के लड़कियों से मैं बात कर रहा हूँ, अच्छा हम थे ना जब हम जनजी ये 16-17 साल के थे, तो हमारा एक ख्वाब था 22 साल की उम्र में शादी कर लूँगा। हो नहीं सकी, 27 साल में हुई, लेकिन ख्वाब ज़रूर देखते थे 22 साल में शादी के। यार अभी तो जिस लड़के लड़की से मैं बात करता हूँ जो एक सर्टेन इनकम ग्रुप में है, एक सर्टेन इनकम ग्रुप में, शादी नहीं करना चाहता जल्दी। क्या चक्कर है ये तो वेस्ट में हो रहा था ना, लोग शादी नहीं करना चाहते थे, हमारे यहाँ भी नहीं करना चाह रहे लोग शादी। इसके बहुत सारे चक्कर हैं। मैंने शायद आपसे पहले जिक्र किया था, लुइस पेरी की एक किताब है दी केस अगेंस्ट सेक्सुअल रेवोल्यूशन। 1960 के अंदर बर्थ कंट्रोल पिल आती है और 3 चीज़ें जो जुड़ी हुई होती है वो टूट जाती है, सेक्स, रिप्रोडक्शन, मैरिज, या सेक्स, रिप्रोडक्शन और फैमिली। और होता यह है कि आप सेक्स शादी के बाद करते हैं, ये एक क्रिश्चियन वर्ल्ड व्यू भी यही कहता है उनका, या बिब्लिकल वर्ल्ड व्यू। और सेक्स और रिप्रोडक्शन और मैरिज ये तीनों अलग अलग हो जाते हैं। अब हमारे यहाँ शादी कौन करेगा, जबकि कैजुअल सेक्स को इतना प्रमोट किया जा रहा है, एनकरेज किया जा रहा है, जो रिलेशनशिप है वगैरह उसको इतना प्रमोट किया जा रहा है। तो हुकअप कल्चर बहुत आम हो गया है, और ये मुझे हमारे दोस्त साहब बताते हैं कि यहाँ भी बहुत आम हो गया। आम है। तो एक शख्स शादी क्यों करेगा जब उसे कम खर्चे में अपनी कैजुअल रिलेशन, क्योंकि अगर आपने रिलीजन को बाहर निकाल दिया, फैमिली को बाहर निकाल दिया, मैरिज को बाहर निकाल दिया, सिर्फ सेक्सुअलिटी को पूरा करना है, सेक्सुअल डिज़ायर्स को पूरा करना है, और वो लिमिटेशन नहीं माशरा लगा रहा, तो इवेंचुअली मर्द का ज़्यादा फ़ायदा है। और इवेंचुअली औरत will going to, and I'm father of 2 daughters. I don't even have to be a father of 2 daughters, but I feel more कि until certain time they were going to feel that we are getting attention and response, but after that time they were going to realize कि no, it's too late. मेरी रिक्वेस्ट है कि जब भी आपके पास कोई लड़का आए, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट मांगे, जो कि शादी का कमिटमेंट है, और फिर आगे क्या बात है, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट। एब्सोल्युटली। और लॉन्ग टर्म कमिटमेंट फ्रॉम आवर पर्सपेक्टिव इज शादी। If he really likes you, okay, marry me. Come and talk to my dad. Show some masculinity. ये masculinity है ना, जबरदस्त।
बहुत लेकिन प्रॉब्लम ये है कि एक तो ये फ्रेमवर्क है जो यहाँ पर आया, और ये किस तरह ये बाकायदा थ्योरीज है इस पे। पहले ज़माने में प्लेबॉय मैगजीन्स वगैरह आते हैं जो लुइस पेरी ने लिखा है। आज के ज़माने में इंस्टाग्राम है, सोशल मीडिया है, ओनली फैंस है, खौफनाक है, और ये इवेंचुअली प्रोमोट कर इस कल्चर को। अच्छा, दूसरी चीज़ के हमें लिबरल्स को जब हम रिफ्यूट करते हैं, मैंने बाकायदा एक किताब लिखी है जिसमें मैंने पोस्ट मॉडर्न लिबरल थॉट को रिफ्यूट किया है, बट एट द सेम टाइम वी हैव टू हैव सिंपैथेटिक अप्रोच। जब हमारे नौजवान बच्चे बच्चियाँ जो दीन से थोड़े से बदजन हैं, वो शादी नहीं करना चाह रहे, हो सकता है कि वल्लाह अलम कैजुअल सेक्स हो नहीं हो, मुझे नहीं पता, लेकिन एक वजह ये भी होती है कि उनकी फैमिली में ऐसे एक्सपीरियंस हुए होते हैं शादी के एतबार से कि वो कहता है नहीं मुझे शादी नहीं करनी है। तो उन लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप एक या दो कुछ बुरे एक्सपीरियंस से स्टेरियोटाइप ना करें। आप उनसे अच्छा लेसन भी ले सकते हैं कि मैं ऐसा हस्बैंड नहीं हूँगा, मैं ऐसी वाइफ नहीं हूँगा। तो बहुत सारे रीज़न है, इसके पीछे कोई एक रीज़न नहीं है। फिर रिलीजियसनेस कम होती जा रही है हमारी सोसाइटी में, तो शादी की वैल्यू भी कम होती जा रही है। बहुत सारे रीज़न है। अगेन हम इंसाफ नहीं कर पा रहे हैं इसके साथ, लेकिन एक सवाल लाजमी आ गया कि ये हर माँ बाप फील कर रहा है। उनको पता चल गया भाई मेरी बेटी या मेरा बेटा, बल्कि हम क्यों बेटी की बात करें, बेटा किसी के साथ, किसी का बेटा भी तो डेट पे जा रहा है किसी का बेटा भी डेट पे जा रहा है। बेटा, एक लड़का लड़की डेट कहीं काबिल एतराज़ हालत में कहीं बैठे हुए डेट पे हैं, कहीं से किसी ने देख लिया, अब वालिदैन को पता चल गया। हाउ शुड दे डील विद इट? अच्छा, ये प्रॉब्लम ये होता है कि अगर मैं इसका स्पेसिफिक जवाब दे दूँ ना तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि जनरल सवाल है। इसके लिए जनरल जवाब ही रखें। अगर वो दोनों इस काबिल हैं और आगे बढ़ना चाह रहे हैं, अच्छा मैं फिक्री डिसएग्रीमेंट पे नहीं जा रहा, मेजॉरिटी वर्सेस माइनॉरिटी, बिकॉज हम्बली ओपिनियन इसमें थोड़ा सा मुख्तलिफ है टेक्निकलिटीज़ के अतबार से, लेकिन फिक्री ओपिनियन से बाहर आके अगर वो दोनों रेडी हैं, वो दोनों इमोशनली अटैच हैं, जिम्मेदारी लेने को तैयार हैं, तो पेरेंट्स शुड जस्ट मेक इट हलाल। दैट्स द बेस्ट वे। आई डोंट नो व्हाट आर वी वेटिंग फॉर। आप 3 बच्चों का अपने घर पे ख्याल रख रहे हैं, अगर वो चौथी मेरे घर पे आ जाएगी, मेरा लड़का स्टूडेंट है, शादी करके ले आएगा, तो एक रोटी ज्यादा खा लेगी। जवाब दे दिया मेरा अगला सवाल यही था। That's what I love about him. मेरा अगला सवाल ये था कि बोलते अबे तेरी औकात क्या है, तू हाउ विल यू डू इट, एंड यू आर सेइंग भाई कोई बात नहीं यार, इसकी वजह से मत। मैं आपको अपनी एक स्टोरी सुनाता हूँ कि मेरी शादी हुई थी जब मैं जॉबलेस था, 21-22 ईयर्स में। और मेरी जॉब मुझे मिली है तकरीबन 2 साल, शादी के 1.5-2 साल बाद। लेकिन मेरे पेरेंट्स ने मुझे बड़ा सपोर्ट किया है, और मेरी वाइफ मेरे साथ रहती भी थी, और इवेंचुअली अल्हम्दुलिल्लाह मेरी पढ़ाई भी कंप्लीट हुई है। फिर मैं जॉब के लिए गया हूँ, फिर यू अचीव सो मच माशाल्लाह। एब्सोल्युटली। लेकिन मेरी वाइफ ने मुझे स्ट्रगल करते हुए देखा है। तो अब बॉन्डिंग अलग होगी ना, लेकिन वो जिसने शादी डॉक्टर आसिफ, इमाम आसिफ नहीं की थी, आप बने उसके सामने, और आप उसके सामने बने, तो उससे तो मोहब्बत बढ़ती होगी ना। एब्सोल्युटली। तो दैट्स व्हाट आई से। तो हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान, तो एहसान का बदला। और भाई नौकरी के लिए आपने कहा जब आपकी शादी हुई तो नौकरी नहीं थी। भाई मेरी तो जब शादी हुई मेरी नौकरी बहुत अच्छी थी, लेकिन 1 साल के बाद फायर हो गया। तो ये तो कोई चीज ही नहीं है। अब सोचो कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन देख के कर रहा है। हाँ, तो मैं तो कोई जॉबलेस हो गया। अब क्या होगा? यस। सो ये मैं हमेशा वैसे लेकिन आपने एक बात की कि आपने कौन 3 चीजों को अलग किया, मैरिज, सेक्स, रिप्रोडक्शन, मैरिज, रोक दें अंदर। इसने एक और वबा को भी परवान चढ़ाया, होमोसेक्सुअलिटी। यस यस यस। व्हाट इज योर ओपिनियन टुवर्ड्स होमोसेक्सुअलिटी? मैंने पूरी किताब लिखी, इस पर आपको मालूम है? नहीं। अच्छा, वो मैं लाया नहीं हूँ। आप अगर गूगल पता है होगा क्या, कमेंट पे लोग फौरन पूछेंगे वो किताब का नाम क्या है। मैं पीडीएफ भी दे दूंगा, मैं पब्लिकेशन से पूछूंगा। नहीं, लेकिन पीडीएफ मत दे, अमेज़न पे। अमेज़न इस्लामिक वर्सेस पोस्ट मॉडर्न पैराडाइम ऑफ सेक्सुअलिटी, रीथिंकिंग द रेनबो। अच्छा, इसका बहुत लंबा सवाल है, मैंने 250 पेज 200 पेज लिखी है, तो मैं आपको छोटा सा जवाब कैसे दे दूं। लेकिन अब क्या होमोसेक्सुअलिटी के बारे में इस्लाम क्या कहता है, या LGBTQ के बारे में इस्लाम क्या कहता है? इस्लाम कुछ भी नहीं कहता। पहले आप सवाल सही करें, मेरा सवाल ये होता है। बहुत अच्छी बात की, क्योंकि LGBTQ हर चीज़, हर लेटर डिफरेंट एस्पेक्ट है। लेस्बियन, गे, ट्रांसजेंडर, इंटरसेक्स, और अब तो ये एवर एक्सपेंडिंग लेटर्स। अच्छा, इसमें बस एक चीज़ ब्रीफ जवाब देते हैं। एक्चुअली 2 चीज़ों पर ख्याल करते हैं। पहली चीज़ कि अगर ये सिर्फ और सिर्फ होमोसेक्सुअलिटी की बात कर लेते हैं, अगर ये सिर्फ एक डिज़ायर है, सिर्फ एक फीलिंग है, और आप अपने आप को आइडेंटिफाई नहीं कर रहे कि मैं गे हूँ, मेरे अंदर ये फीलिंग्स आ रही है कि मैं जब मैं मर्द हूँ और मैं किसी मर्द को देखता हूँ तो उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा हूँ, जिस तरह आम आदमी हेटेरोसेक्सुअल होता है, मैं होमोसेक्सुअल हूँ। अगर ये सिर्फ फीलिंग की हद तक है
तो उनसे हमारी डीलिंग होगी कंपैशन की बुनियाद पे। हम उनके पास जाएंगे, हम कहेंगे यार मुझे तो 1 सवाब मिल रहा है, मैं औरत को देख के नजरें नीची करता हूँ, तुम्हें 2 सवाब मिल रहा है, तुम औरत का मर्द को नीचे, तो माशाल्लाह तुम बस इस पर आगे नहीं बढ़ना। अगर फीलिंग की हद तक है तो इंशाल्लाह हमें कंपैशन रखना है। दूसरी चीज़, अगर एक्शन की हद तक है, वो फॉर एग्जांपल एक्शन में मुलव्वस है, तब भी हमें उसे तौबा की तरफ करके वापस लाना है। कि जिस तरह हम एक लड़का लड़की गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में इन्वॉल्व रिलेशनशिप में, हमें उसे तो वैसे ही करवाना है। एब्सोल्युटली यार ये बहुत इंपॉर्टेंट बात की आपने। अच्छा, ये कब तक करवाने, क्योंकि हमारे पास कोई जुडिशरी नहीं है, जुरिसडिक्शन नहीं है, तो हमें जिस तरह हम जानी से डील करते, इस तरह कहेंगे कि छोड़ो इसको, छोड़ो, करीब आ जाओ। लेकिन वो भी आप, और उस पर कैसे करना हो मैं बाद में आता हूँ। तीसरी चीज़ है, समझे कि फीलिंग नहीं है, एक्शन नहीं है, आप आइडेंटिफाई अपने आप को ऐसे कर रहे हैं। अब वेस्ट में है कि फॉर एग्जाम्पल आई आइडेंटिफाई एज गे, it means if I identify as gay, the laws and legislation of Allah should change based on my identity. Why should I change? I was created that way. And we will say, you should never identify with your feeling. You should only identify yourself with how Allah have created you. कितनी अनहोनी बात है, अजीब सी स्ट्रेंज बात है फरहान साहब। मैं ड्राइव कर रहा हूँ 65,000, यहाँ पे स्पीड लिमिट क्या है कराची में, जस्ट कोई फॉलो नहीं करता, लेकिन वो आप 30-40 से ज़्यादा चला भी नहीं सकते। 80 किलोमीटर। हाँ। अगर मैं 150 किलोमीटर चला रहा हूँ, पुलिस वाला मुझे टिकट चालान देता है और मुझे रोकता है कि इतनी स्पीड क्यों चला रहे थे। अगर मैं उससे कहूँ कि आई फील लाइक अ फास्ट ड्राइवर एंड आई आइडेंटिफाई एज अ फास्ट ड्राइवर एंड यू आर स्टॉपिंग मी, सो यू आर अ हेटर एंड अ बिगट, कैसा लगेगा? तो आप अब अगर डिज़ायर है तो उससे प्यार से बात करें, एक्शन है तो उसको प्यार से ले आए वापस ताकि वो गुनाह ना करे। लेकिन अगर आइडेंटिफाई कर रहा है तो फिर आप उससे अच्छी तरह जस्टिस के साथ डील करें ताकि वो इवेंचुअली अपना इन्फ्लुएंस और लोगों में ना फैलाए। इस पे लेकिन एक जो डिबेट होती है, आपको पता है, ये तो आपने डीलिंग विद दिस हो गया। लेट्स टॉक अ बिट अबाउट, मुझे क्योंकि समझाएं, क्योंकि मैंने इस पे थोड़ा सा जब लोगों से बात की तो एक तो सबसे पहले एक बहस ये होती है कि शुड दे बी कंडेम्ड या शुड दे बी डेल्ट विद पैशन एंड उन पे अटैक ना करें। जैसे आपने खैर वो वाजे कर दिया कि यार जब ये 2 स्टेजेस और पहली 2 स्टेज पे भी उनको बातचीत करके ख़त्म करो मामले को, हमला ना कर दो, बंदूकें लेके चढ़ मत जाओ, ये तो आपने वाजे कर दिया। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि जब बहस यहाँ पे ये शुरू होती है कि लोग मुझसे कहते हैं, मुझे बच्चों ने कहा कि देखें अगर ये नेचुरल नहीं है तो ये 5,000 साल पहले से लेकर आज तक मुख्तलिफ कल्चर्स, मुख्तलिफ इलाकों, मुख्तलिफ लोगों की, मुख्तलिफ कौमों के अंदर कैसे पाई जाती है? ये अगर अननेचुरल कोई साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है तो हर ज़माने में इतने सारे लोग इस खपत में क्यों मुब्तला होते हैं? लिहाजा ये एक नेचुरल मसला है। नेचर वर्सेस नर्चर का जो डिस्कशन है, उसका एक बहुत ही छोटा सा जवाब है, बाकी तो मेरी किताब आप पढ़ें इस पर, कि इस सवाल के अंदर एक अजम्पशन है कि आपने हिस्टोरिकल रिकॉर्ड को प्राइमरी अथॉरिटी दे दी है और कुरान को नीचे रखा हुआ है। कुरान को अगर आप ऊपर ले आएंगे और हिस्टोरिकल को उसके नीचे रखें तो इवेंचुअली होगा कि अगर कुरान ने एक लेजिस्लेशन दी है तो वो अल्लाह की तरफ से आई, क्योंकि अल्लाह हैव क्रिएटेड मैन एंड वुमन एंड अल्लाह हैव गिवन दैट लेजिस्लेशन। अब हिस्टोरिकली आप प्रूफ करें यार एनिमल्स के अंदर ये होता है, लेकिन हम वी आर नॉट एनिमल्स। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक बात सिर्फ ऐसे ही, आई एम नॉट इंटरेस्टेड, elephants are more polygamous than let's say some other animals. Should we use that as elephant? an example? So the answer is we are human being. We are human being. Our epistemology should come from Allah subhanahu wa ta'ala based on our legislation, what he have given us in Quran. ये जो entire historical argument is, history is an interpretive field and anyone can interpret however they like based on the events. And based on their epistemology. तो ये argument both ways जा सकता है because it's a double edged sword. लेकिन हम as a Muslim, अगर मैं मुस्लिम ऑडियंस से बात कर रहा हूँ कि मेरा बिलीव है कि कुरान में है और कुरान ने इस चीज़ को क्रिटिसाइज़ किया है, लूत अलैहिस्सलाम एक कौम की तरफ भेजे गए थे, लेकिन हाँ हमें दाई बनना है, मार्क्सिस्ट नहीं बनना है। समझ गया। तो लूत अलैहिस्सलाम भी जब कौम में जाते हैं तो अखोहुम के अल्फाज आते हैं, बिल्कुल सही, वो अपने भाई से बात कर रहे हैं, बिल्कुल सही। तो ये ना करो बिल्कुल। लेकिन क्या जब वो ये कह रहे हैं तो मैं मेरे जहन में एक बात आई कि हाँ भाई नेचुरल से मुराद है नार्सिसिज्म भी नेचुरल है, शहवत भी नेचुरल है, बहुत सारी चीज़ें नेचुरल है, लेकिन इस्लाम और अल्लाह हमें उस का एक डायरेक्शन देता है ना उस नेचर को फ्लो कराने की। देखें 2 चीज़ें हैं, एक है हवा, हाँ, जो मेरी फीलिंग्स है, एक है हुदा, गाइडेंस। हाँ, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा है कि जो ब्लेम वर्दी फीलिंग्स हैं वो तो आपकी सही है, जो प्रेज वर्दी फीलिंग्स है वो सही है, जो ब्लेम वर्दी फीलिंग्स है
उसमें हवा आपको है। गाइडेंस के मुताबिक चेंज करना है। सो जब अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं फ़अल्हमहा फुजूरहा व तक़वाहा, हम्म, तो इसका मतलब ये है कि हमारे अंदर दोनों यिंग यांग, ब्लैक एंड वाइट दोनों चीज़ें मौजूद हैं। यह है, और दीन और तकवा इसी का नाम है कि उस जो अंधेरा है उसको काबू में रख के दबा के ज़िंदगी गुजारी जाए। अब ये जो आप बात आ गई, ये बिल्कुल बॉटम लाइन इसकी, क्या? ये आपके जो नेचर से नर्चर की डिस्कशन है। जब मैं रोज़ा रख रहा हूँ, मेरी हाँ, फीलिंग भूख आ तो रही लग रही है। असर के बाद भूख लग रही है। अब पोस्ट मॉडर्न पैराडाइम में ये हुआ है हाँ। फरहान साहब कि आप आपकी फीलिंग्स को प्राइमरी अथॉरिटी दें और अल्लाह को सेकेंडरी अथॉरिटी हो। खत्म हो गई बात। अल्लाह को चेंज करना है, प्राइमरी फीलिंग्स चेंज नहीं होगी। क्या बात है। इस्लाम के अंदर डिफरेंट है, आपको अपनी फीलिंग्स को चेंज करना है, लेकिन अल्लाह ताला के लॉस चेंज नहीं होंगे। बस ये है। भूख नेचुरल है ना भाई, लेकिन अल्लाह ने कहा नहीं खाना है। और ये ट्रेनिंग तो है। आपने तो इस बहस को खत्म कर दिया, वो सेक्सुअलिटी की बहस को, भाई मुझे नहीं कह रहे आपको क्यों हो रहा है ये, लेकिन आपने करना नहीं है क्योंकि हम मुसलमान हैं। एब्सोल्युटली। आई थिंक दिस इज द मोस्ट ससिंक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन कि पार्टनर इस बहस में मैं पढ़ता ही नहीं हूँ। मेरा मसला ये है कि मैं तो यार गुलाम हूँ अल्लाह का, मुझे तो वही करना है जो अल्लाह कह रहा है। आई थिंक बट लीडिंग ऑन टू दिस बिल्कुल कनेक्टेड एक और है, मेंटल वेलबींग। देयर इज, हमने इस पर थोड़ी सी पहले भी टच अपॉन किया था, डिप्रेशन, एंजाइटी, लोनलीनेस, 36 किस्म के डिसऑर्डर्स हैं जो आपने उस जोनाथन हेड भी जिसकी बात कर रहा है अपनी किताब में। लोग अक्सर कहते हैं ये दीन से दूरी का नतीजा है, कुरान पढ़ो ठीक हो जाओगे, नमाज पढ़ो ठीक हो जाओगे, और लोग बहुत नाराज होते हैं जिनको ये बात कही जाती है। ये क्या चक्कर है? अच्छा, इसका सोल्यूशन ये है कि हमेशा सिंथेसिस अप्रोच लें, यस एंड नो। ठीक है। स्पिरिचुअलिटी का ताल्लुक आपकी मेंटल वेलनेस से बहुत गहरा है, लेकिन अगर आप मेंटल वेलनेस का ख्याल नहीं रख रहे हैं, जिस तरह फॉर एग्जांपल अगर आप स्पिरिचुअल हैं लेकिन आप टाइलेनॉल नहीं लेंगे सर दर्द के लिए, तो इवेंचुअली वो रहेगा। क्या बात। इसी तरह डिप्रेशन इज़ अ रियल थिंग। हारून याकूब अलैहिस्सलाम हैव लॉस्ट हिज आइज, रोते थे ना भाई, लेकिन आप ये देखें उन्हें दुख की वजह से उनकी आइज चली गई, यानी उनके मेंटल इश्यूज की वजह से उनकी फिजिकल हेल्थ इंपैक्ट हुई है। हाँ भाई, इसको मैंने अपने पीएचडी की थीसिस में बाकायदा एक हेडिंग में एड्रेस किया है। अच्छा, लेकिन इसमें एग्जैजरेशन ना हो। प्रॉब्लम ये है कि मॉडर्न साइकोलॉजिस्ट जो मॉडर्न मुस्लिम साइकोलॉजिस्ट कुछ आए हैं ऐसे, वो फ्रॉइडियन व्यू से लोग चीज़ों को देखते हैं, और उनका प्रॉब्लम ये हुआ है कि वो स्पिरिचुअलिटी के नाम से भी घबराते हैं, क्योंकि फ्रॉइड स्पिरिचुअलिटी और रिलीजन को जैसे देखता था वो एक इल्यूजन समझता था। तो ये प्रॉब्लम है। हम स्पिरिचुअलिटी से मदद लें और एट द सेम टाइम प्रोफेशनल शरिया कंप्लाइंट थेरेपिस्ट के पास जाए और वहाँ से भी मदद लें, जिस तरह डॉक्टर के पास जाते हैं, साइकेट्रिस्ट के पास जाएं। लेकिन एट द सेम टाइम हम नाइव ना हो कि थेरेपी विदाउट स्पिरिचुअलिटी, विदाउट इस्लामिक वर्ल्ड व्यू can take you to different directions, so be smart, but at the same time keep taking help because everything have an expertise। और साइकोलॉजी फ्रॉइड ने नहीं निकाली है, ये बहुत बड़ा हाँ लाजिम बात। 9th century scholar अबू ज़ैद और अबू इब्न ज़ियाद अल-बल्खी, 9th century बगदादी स्कॉलर, नो एक्चुअली अफगानिस्तान में था वो, अफगानिस्तान में, और उसने किताब लिखी थी किताब अल-अबदान वल अनफुस। ये थी फर्स्ट साइकोलॉजी की किताब जो कि प्री मॉडर्न बल्कि एक्स्ट्रा मॉडर्न बगदाद में उस ज़माने की किताब है, जिसके कॉन्सेप्ट्स आज भी फ्रॉइड वगैरह में नज़र आते हैं। तो ये तो हमारे ट्रेडिशन, वो वेस्ट ने क्लेम कर लिया तो अब हम बड़ा नाम दे दिया। How do you separate a spiritual crisis from a psychiatric one? आप रेडिकल सेपरेशन नहीं कर सकते। रेडिकल सेपरेशन सिर्फ मॉडर्निटी के तस्वुरात में होती है। आप नहीं कर सकते। या आपको फिजिकल बीइंग, स्पिरिचुअल बीइंग, इमोशनल बीइंग, इंटेलेक्चुअल बीइंग, हमारा स्टेट और रिलीजन भी, फेथ भी एक है, और हमारा स्पिरिचुअल और इमोशनल और साइकियाट्रिक भी एक है। Absolutely. But that is also rational. That makes sense. Nothing is in isolation. कोई चीज अलग से तो कुछ भी नहीं है। Let me ओके, सो वी आर जस्ट एंटरिंग इनटू द लास्ट पार्ट। उसके बाद मुझे कुछ व्यूअर्स के सवालात भी करने हैं। एक बहुत बड़ा मसला है ऑब्सेशन विद मनी एंड कैपिटलिज्म, अबंडेंस। वो बार बार कह रहा है इलॉन मस्क, वी आर एंटरिंग इनटू एन एज ऑफ एक्सट्रीम अबंडेंस, सो मच अबंडेंस दैट मनी विल लूज वैल्यू, व्हाटएवर यू वांट। मतलब मुझे तो सुन के शद्दाद और उसके अल्फाज याद आ गए। वो कह रहा है कारून के, कह रहा है जो चाहिए मिल जाएगा, एआई तुम्हें सब देगा, क्या ज़रूरत है किसी चीज़ की, सब कुछ मिल जाएगा। एक्सट्रीम अबंडेंस। मुझे नहीं पता ये होगा नहीं होगा, लेकिन अबंडेंस तो है ना। मुझे केक खाना है, पहले मुझे केक 20-25 साल पहले मेरे बचपन में खाना होता था तो अम्मा रेसिपी निकालती थी, फिर वो बाज़ार हम जाते थे लेके, 2 दिन के बाद केक मिलता था। अभी मुझे केक खाना होता है, मैं 15 मिनट में केक खा लेता हूँ। कंजम्पशन। और व्हाट इज़
What should be a Muslim's relationship with money? Okay, this in and of itself require a separate podcast. Because I wrote actually a few papers for because this week I'm actually discussing a story of Qarun with my tafsir students. Qarun is all about money centric. money. So Islam ने money earn करने पे हमें encourage किया. Okay. Rasulullah की हदीस है निअमल माल साले रजुल साले, that the best of the wealth is wealth of a righteous person. हम ये सोचते हैं कि नेक आदमी के पास पैसा होने नहीं चाहिए, वो मिस्कीन होना चाहिए. नबी ये कह रहे हैं बेहतरीन आदमी वो है, बेहतरीन आदमी वो है, the best of the wealth is the wealth of the righteous person. इसका तर्जुमा क्या होगा? The best of the wealth is the wealth of the righteous person. सबसे बेहतरीन दौलत उसकी है जो कि नेक आदमी की दौलत है. क्योंकि नेक आदमी दौलत कमाएगा तो अच्छी जगह पे खर्च करेगा. अगर कारून जैसे पैसे कमाएंगे तो इवेंचुअली वो डिस्पोजेबल इनकम कहाँ जाएगी? हाँ, तो लेकिन कंडीशनल तो फिर नेकी हो गई ना, अलग. एब्सोल्युटली. तो अच्छा, अब अगर मुझे इजाज़त दें फिलोसॉफिकल टर्म्स यूज़ करने की, प्रॉब्लम कैपिटलिज्म और इस्लाम के अंदर बुनियादी फ़र्क ये है, और हम सोशलिज्म पर भी आते हैं. कैपिटलिज्म के अंदर सेंट्रल फोकस मनी है, सेकेंडरी फोकस आपका अल्लाह और इस्लाम है. तो सेकेंडरी फोकस चेंज होगा, मनी का फोकस नहीं होगा. इस्लाम के अंदर मनी बहुत बड़ा है, लेकिन मनी सेकेंडरी फोकस है, अल्लाह और इस्लाम फर्स्ट प्राइमरी फोकस है, दीन फर्स्ट फोकस है. ये फ़र्क है. तो इवेंचुअली आपकी मोरल वैल्यूज़ कैपिटलिस्टिक माइंडसेट के लिए चेंज नहीं होंगी, बल्कि आपकी मनी सेंट्रिक वैल्यूज़ मोरल वैल्यूज़ के लिए चेंज होगी. इस्लाम आपको देखता है एज अ मोरल बीइंग, आप मोरली कैसे हैं. कैपिटलिस्टिक माइंडसेट देखता है आपके पास पैसा कितना है, स्किल क्या है, कॉम्पिटेंस क्या है. और ये माइंडसेट रखेंगे तो आप इस्लाम से बड़े इनसेन कंक्लूजन निकालेंगे. तो कारून सक्सेसफुल हो जाएगा, मूसा फेलियर हो जाएगा. आगे बढ़ें, बिलाल फेलियर हो जाएगा, उमय्या इब्न खल्फ सक्सेसफुल हो जाएंगे. फिर आगे बढ़ें, और बड़ी हसास बात कर रहा हूँ, अबू लहब. हाँ, बस अब यहाँ कहने की जरूरत नहीं है. बिल्कुल सही. तो ये बड़े खतरनाक कंक्लूजन है. हाँ, लेकिन हमें दौलत को क्रिटिसाइज नहीं करते. कारून की वेल्थ और उसके वेल्दी होने के बिहाफ पे क्रिटिसाइज नहीं हुआ है. वो कारून ने कौम पे छुरा घोपा था. वो फिरौन के साथ लॉयल्टी शो कर रहा था जब बच्चे से वो रहते. मूसा के साथ लॉयल्टी शो नहीं की उसने. उस चीज़ को कुरान ने एड्रेस किया है. तो आप पैसा कमाएं और अच्छा कमाएं ताकि लोगों पे अच्छा खर्च करें, लेकिन कमा कैसे रहें ये आप अपने आप से पूछें और इंशाल्लाह आगे बढ़ें. लेकिन ये मैं पूछना चाहता हूँ आपसे, एक ऐसा निज़ाम दुनिया भर का जो बातिल तरीके से पैसे कमाने को इनकरेज करता है. मैं बिल्कुल भाई, मैंने एक बंदे से सुना, बिजनेसमैन से, बहुत बड़े, कहता है यार मैं पाकिस्तान में हलाल काम नहीं कर सकता था तो मैं अमेरिका चला गया. वहाँ के अलग चैलेंजेस हैं बाय द वे. अमेरिका में पैसा कमाने, वो दूर के ढोल सुहाने तो, लेकिन चले वो ऐसे निज़ाम में क्या करें यार, जब रियासत भी आपको सोशल सिक्योरिटी नहीं दे रही, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर्स भी आपके खिलाफ हैं, आप घर अफोर्ड नहीं कर सकते, बिजनेस नहीं कर सकते, इलीट कैप्चर है. हाउ डू यू डील विदाउट सेलिंग योर सोल टू द डेविल? वल्लाही ये तो आपके लोकल शार्प माइंड से आप पूछें. मैं तो यहाँ काफ़ी अर्से से नहीं हूँ, तो मैं कोई भी बात बताऊँगा तो आउटसाइडर पर्सपेक्टिव होगा. या तो उस निज़ाम को चेंज करने की कोशिश करें जिस तरीके से हो सकता है. अगर पॉसिबल नहीं है तो फिर पाक है गर्दे वतन से सरे दामा तेरा, तो वो यूसुफ है कि हर मिस्र है कनान तेरा. फिर आप अपना मिस्र ढूंढें और वहाँ इम्पैक्ट डालें. उफ, दिल के टुकड़े हो गए ये बात सुन के. लेकिन मैं पहली बात पे काम करूंगा इंशाल्लाह. डू समथिंग अबाउट इट. Do something about it. Now, in this part of the podcast, I'm going to ask you a few questions that people have asked me. ठीक है, मुझे नहीं पता वो क्या सवाल है. मैं उनको खोल रहा हूँ आपके सामने. मैंने कोशिश की है कि चीज़ों को मैं, बाय द वे मेरे कुछ सवालात रह गए हैं लेकिन वो कर्ज हैं, अगली दफ़ा मैं पूरा कर लूँगा इनसे. लेट मी जस्ट गो थ्रू दिस. ओके. तो बहुत ज़्यादा सवालात हैं यार. आई थिंक इसमें से बहुत सारे सवालात के जवाब आसिफ भाई दे चुके हैं. जैसे लोग बात कर रहे हैं कि वाई आर मसाजिद रन बाय प्रो एस्टैब्लिशमेंट वीक मौलवीज who do not talk about. I think we have spoken about this. Yeah, I think weak हर सेगमेंट में होता है, रिलीजियस सेगमेंट में भी, सेकुलर सेगमेंट में भी. तो we should be not over generalizing. मसला आ रहा है ना आसिफ भाई कि आप मुझे सच बताएं, आप पाकिस्तान में गुजारे होते आपने पिछले 30 साल 25 साल, you would have been the same man? No, आपको सोसाइटी शेप करती है. एब्सोल्युटली. मैं अगर मैं इंग्लैंड में होता तो डिफरेंट होता, बिकॉज सोसाइटी आपको शेप करती है. इब्न तैमिया डिफरेंट थे, मंगोल्स के बाद है वो. इब्न आशूर अल्जीरियन कॉलोनाइजेशन के वक्त आते वो डिफरेंट थे.
तो हर बंदा डिफरेंट होता है, अपने प्रोडक्ट सोसाइटी प्रोडक्ट वो टाइम की प्रोडक्ट होता है वो. Islamic governance, laws and principles coexist with constitutional democracy. This requires a separate. The problem is, Wael Hallaq, read the book. Whoever have asked this question, read the book Radical Separation of Power by Wael Hallaq. In the first chapter, he answered this question. He said this question in and of itself is problematic. Because when you say that Islam is not compatible with democracy, here the conceptualization of democracy and Islam is very screwed. Very screwed. बिल्कुल ठीक है. Yeah. I understand. ये बहुत एक लंबा सवाल है, लंबी बहस है, इस पे पूरी टाउन हॉल हो सकती है. बाय द वे, आई एम थिंकिंग अबाउट डूइंग अ डॉक्यूमेंट्री ऑन दिस. ओके, क्या नेशनलिज्म वाकई कुफ्र है, और क्या हम इंडियंस हैं या अरबी हैं या तुर्क हैं, कौन है? अच्छा, सबसे पहली चीज़, नेशनलिज्म कुफर है, कतई तौर पे कुफर नहीं है. ज़न्नी तौर पे कुछ लोगों ने इसको कहा है, स्पेकुलेटिवली कहा है, तो आप उसको डेफिनेटिवली ना ले जाए. मैंने बाकायदा पूरी नेशनलिज्म पे पोम पढ़ाई है ब्लॉगिंग थियोलॉजी पे ब्रदर पॉल विलियम्स के साथ, जिस पे इकबाल ने सिखाया अंदाज़ा खुदाओं में बड़ा सबसे वतन है. लेकिन क्या इकबाल का ओपिनियन डेफिनेटिव है या स्पेकुलेटिव है? स्पेकुलेटिव है. तो हमें उसको स्पेकुलेटिव ही रखना चाहिए. इसका फ़ायदा ये होता है कि हमें उससे पता चल जाता है उसके डेंजर्स क्या है नेशनलिज्म के. लेकिन ये कहें कि यार कोई आई एम अ नेशनलिस्ट, क्या वो काफिर हो जाएगा? नहीं, ऐसे नहीं कहना चाहिए. वरना तो बहुत सारे हम पेंडोरा बॉक्सेस खोल देंगे, एक स्टेबिलिटी आएगी नहीं. लेकिन कम से कम हमें इकबाल से, और इससे इकबाल नहीं है, बहुत सारे लोगों ने हर स्कूल ऑफ थॉट पे, मैं आई कैन नेम देम, फ्रॉम सलफी बैकग्राउंड, फ्रॉम देवबंदी बैकग्राउंड, फ्रॉम सूफी बैकग्राउंड, हर बंदे ने कुछ ना कुछ ये काम कहा है कि नेशनलिज्म इज़ अ आइडल, नेशनलिज्म इज़ अ लात एंड उज़्ज़ा. लेकिन इससे हमें कम से कम आइडिया हो जाता है कि उसका डेंजर क्या है, कि इट्स अ डेंजरस कॉन्सेप्ट एंड इट कैन एक्चुअली इम्पैक्ट द रिलीजियस थॉट. लेकिन ये कहना कि अगर कोई बंदा कहे आई एम नेशनलिस्ट, वो काफिर होता है, द आंसर इज नो. स्पेकुलेटिव चीज़ों को स्पेकुलेटिव रखा जाए. ठीक है. ओके, दिस इज अ कंटेंशस वन, लेकिन लोगों ने पूछा है और 3-4 लोगों ने इस मसले में बात की है, द सेक्टेरियन डिवाइड, शिया सुन्नी फ़िरका वाराना, या मज़ीद आ जाएं तो आगे तक आ जाए, तो इसकी बुनियाद कहाँ से पड़ी? Oh, that's a huge topic. Anything, just a short answer will not do justice at all, and it's too sensitive. Yeah, it's too sensitive. I would say within one of the benefits of the October 7th, that there is a sense of unity coming back. खासकर जो multilateral disagreements से सुन्नी और शिया के अंदर, within Sunni and within Shia, that's coming back. Now obviously Sunni and Shia is still there, but I think that secondary disagreement, ईरान वॉर से भी फायदा हुआ है. कुछ तो सेक्रीफाइसेस और कुर्बानियाँ हुई हैं, लेकिन उससे कम एक चीफ एनिमी और इमीडिएट एनिमी में फ़र्क को नजर आ गया है कि भैया ये जो है, ये मसला जो है ना, ये चीज़ दीगर अस्त और ये पड्डा कोई और है. इस पड्डे को हमें उसमें देखना चाहिए. ओके, सो why do ulamas always align with the powerful instead of criticizing the wrong decisions? Okay, not always, because I know certain ulama will going to stand against. I can name them in every century. The problem is, yes, there are few people, not only ulama, but even fankar and artists and singers and celebrities. But the problem is, yes, the reason why you are naming ulama, one reason is because you expect your ulama to stand and to do the justice as Rasulullah did. So I agree with you that they are the teachers of morality, they are the preachers of morality. But at the same time, I would say have a synthesis mode that there are few people, even in our time, who are standing for what is right, but they have limitation. Everyone have limitation. हमें उन्हें benefit of doubt भी देना है. हर एक कोई ऐसा नहीं है कि इवेंचुअली वो इमाम अहमद इब्न हंबल बन जाए. उनके ज़माने में बहुत सारे स्कॉलर्स हैं जो उस लेवल तक नहीं पहुँचे थे. तो हर एक, बड़े लोग तो कुर्बानी देते हैं. बड़े लोग अगर कुर्बानी देंगे तो मसला हो जाएगा. तो फिर तो सब अगर कंसेशन पे जाएंगे तो इवेंचुअली कुर्बानी कौन देगा? मुझसे किसी ने, मैं क्लास पढ़ा रहा था, फरहान साहब आप यकीन जाने, बड़ा सवाल पूछा. जब मैंने अमेरिका में क्लास पढ़ा रहा था और मैंने कहा यासिर और सुमैया ने कुर्बानी दे दी और अम्मार ने एक्सेप्ट कर लिया था ब्लास्फेमी को, फिर बाद में नबी करीम ने उनको परमिशन दे दी थी. तो किसी ने मुझसे पूछा ये तो सुइसाइड था. क्योंकि एक कंसेशन बेस्ड इस्लाम की आदत हो गई है ना. तो मैंने उन्हें कहा कि अगर अजीमत का रास्ता, अगर कुछ लोग
अजीमत का रास्ता ऐसे नहीं उठाए, सब सेक्रीफाइस की सब जगह मारे कंसेशन पे जाए, सब तो मारे जाएं. इवेंचुअली हम तक इस्लाम नहीं पहुंचता. The human race will not move forward. एब्सोल्युटली. The civilizations do not move forward. कुछ ना कुछ होने चाहिए जो तारीख को हिलाएं. समझ सकते नहीं इस राज को सीना उफारा भी. लाइब्रेरीज में बैठने वाले इस चीज़ को कभी नहीं समझ सकेंगे कि तारीख को हिलाने वाले, समंदर की मौजों को इधर सुधर करने वाले, वो अजीमत का रास्ता लेते हैं. I don't think there is anything left to say anymore. It was an absolute pleasure. Allah Ta'ala आपको जज़ाए खैर दे. But in the end, I would like to hear about you are embarking upon a fantastic journey. आप एक बड़ा ज़बरदस्त काम स्टार्ट कर रहे हैं. Tell us a bit about that. जज़ाकमुल्लाह खैरन फरहान साहब. मैं जब 25 साल का था, जब से मैंने बल्कि PhD अपना तफसीर में दाखिला भी इसलिए लिया था कि मुझे फ्यूचर में काम करना है. और फिर जब मैंने PhD किया तो मैंने मेंटोरशिप बाकायदा लोगों से ली, कोर्सेज़ किए, डिफरेंट स्कॉलर्स, रैशनल साइंस और ट्रेडिशनल साइंसेस पढ़ी. और मेरा इंटेंशन था कि जब मैं 40 के करीब आ जाऊँ तो फिर मैं शुरू करूँ. तो इवेंचुअली मैंने कोर्स शुरू किया. अभी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रिस्पांस है हमारे पास. कुछ ही महीने के अंदर बहुत सारे स्टूडेंट्स हो गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह. हमारा पोर्टल है, फ्री है लेकिन रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड है, anwarultafseer.com, anwarultafseer.com. और इसका हम लिंक भी डाल देंगे डिस्क्रिप्शन के अंदर. टाइटल है मॉडर्न रिफ्लेक्शंस फ्रॉम क्लासिकल एंड कंटेम्प्रेरी तफासिर, ताकि हम हर आया के अंदर उसको मॉडर्न दुनिया में कैसे अप्लाई करें, और जो रेडिकल सेपरेशन ऑफ चीज़ें हो गई हों उसको होलिस्टिक वे में वापस कैसे लाएं. ये बेसिकली एक कुछ शेयर करें, छोटी सी कोई चीज़. अभी हम सूरह कसस पढ़ रहे हैं. सूरह कसस हदिया करके जाएं हमारे व्यूअर्स. ओके, सूरह कसस के अंदर अल्लाह ताला फ़िरौन की साइकी बताता है. अल्लाह ताला कहता है वजअल अहलहा शिया, कि फ़िरौन ने ज़मीन पर अपना कंट्रोल रखने के लिए लोगों को डिवाइड कर दिया था. हाय हाय खतरनाक. और शिया वो डिवाइड होता है, शिया का जो लिटरल मीनिंग है कि इंसान अपने ग्रुप वालों को डिफेंड करने में सामने वालों को दुश्मन माने, लॉयल्टी डिवाइड हो जाए. फिर फ़िरौन की एक और स्ट्रेटजी आती है. फिर युज़ब्बिहु अबनाहुम, वो बच्चों को ज़िबाह करता था. ये फ़िरौन की सुन्नत है कि वो बच्चों को हमेशा ज़िबाह करेगा. और ज़िबाह के अल्फाज हैं, कत्ल के नहीं है. कत्ल मतलब किलिंग, ज़िबाह मीन्स स्लॉटर, मीन्स इट्स इंटेंशनल. टिकटॉक वीडियो भी बनेगी, 335 बुलेट भी हमारी बच्चियों को मारी जाएगी. यस्ताही निसाहुम, और औरतों को जिंदा रखता था. इसका मतलब क्या है? इब्न आशूर और बहुत सारे स्कॉलर्स कहते हैं औरतों का रेप करता था. आज का फ़िरौन औरतों का रेप भी कर रहा है, आज का फ़िरौन बच्चों को ज़िबा भी कर रहा है, आज का फ़िरौन डिवाइड भी कर रहा है, डिवाइड एंड रूल के तहत करना चाह रहा है. अल्लाह ताला हमें साफ बता रहा है फ़िरौन क्या कर रहा है. सवाल ही पैदा होता है मूसा का है. फिर आप सूरह कसस में आजा क़ारून का जिक्र आया. अल्लाह ताला कहता है इन्ना क़ारून कान मिन क़ौम मूसा फ़बग़ा अलैहिम. क़ारून मूसा की कौम में से था लेकिन मूसा के ख़िलाफ़ बगावत कर दिया था. इससे एक और बात पता चली कि फ़िरौन की एक सुन्नत ये है कि वो हमेशा जिस कौम पे जुल्म कर रहा है उसी कौम के बंदों को हायर करेगा ताकि उस कौम पे जुल्म करें. पाकिस्तानियों में बात कह दूँ, पाकिस्तानियों में पाकिस्तानी को हायर करेगा कि पाकिस्तानी पे जुल्म करो, हमारा काम है सिर्फ तुम्हें कारून की तरह पैसे देना. सूडानियों पे जुल्म करना तो सूडानी को हायर करेगा, सूडानियों पे जुल्म करे. ये है आयत का मतलब. ये हम कर रहे हैं तफसीर के अंदर. ओह वाओ, आई एम सो लुकिंग फॉरवर्ड टू. मैं बड़ा बेचैनी से इंतजार कर रहा हूं. आई एम गोइंग टू रजिस्टर इट टुडे. अच्छा, एक और हैरानगी की बात. सूरह कसस के अंदर अल्लाह ताला कहता है कि फ़िरौन औरतों को कत्ल नहीं करता था. इत्तफाक की बात है, इसी सूरह के अंदर 5 ताकतवर औरतों का जिक्र है जो मूसा को सपोर्ट करेंगी और मूसा फ़िरौन की रिजीम को टॉपल करेंगे. वाह. फ़िरौन सोचता था औरतें कमज़ोर हैं, ये कुछ नहीं कर सकती, इनका मैं फ़ायदा उठाऊंगा. उन्हीं औरतों ने मूसा को सपोर्ट करके मूसा को बड़ा किया और मूसा ने फिर अल्लाह के इज़्न से फ़िरौन की रिजीम को घेरा. वाह वाह, क्या बात है. और ये एक, बाय द वे लेट मी से दिस, कि ये जो मर्द और औरत की पार्टनरशिप है, कोलैबोरेशन है, इसके बगैर दुनिया में किसी बड़े आदमी ने कोई बड़ा काम नहीं किया. आप ये चीज़ हमारी तारीख में भरी हुई है कि औरत और मर्द मिलकर जब काम करेंगे तब इवेंचुअली तारीख में आप नेक्स्ट पेज पे जाएंगे. आई वॉज जस्ट डूइंग समथिंग एंड आई शेयर दैट विद यू कि मैंने थोड़ा सा कहीं बात कर रहा था रिलेशनशिप्स के ऊपर. वो हार्वर्ड की स्टडी आपने भी पढ़ी भी होगी कि रिलेशनशिप्स कीप अस मोस्ट हैप्पी. तो उसमें मुझे एक अजीब बात नज़र आई अल्लाह के नबी की ज़िंदगी में कि रसूल के जब वही आई तो सबसे पहले अम्मा खदीजा के पास गए और कहा दम मिलूनी, मुझे कवर कर लो. तो उन्होंने उनको चादर उड़ा के अपने सीने से लगा लिया. और जब आखिरी सांस ली तो अम्मा आयशा की गोद में सांस ली. सुभान अल्लाह. ऐसे मैं बताते वाक़ियत लेकिन मैं रेकंसाइल नहीं कर सका था. सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह. There is a story there. Yeah. There is a message there. Yeah, that companion emotional support from the beginning of the revelation until the end of your. Asif bhai, I think this is
सेमाइनल वर्क, अगर इस वक्त आपने आज के बच्चे अंग्रेजी में कर रहे हैं, उर्दू में कर रहे हैं? वहाँ अभी अंग्रेज़ी में कर रहे हैं, लेकिन मैं लाहौर में अभी पढ़ा रहा हूँ मंडे से थर्सडे तक 16 आवर्स उर्दू में। तो लेट्स सी, वी आर ट्राइंग डिफरेंट थिंग्स। वेल, अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। लेकिन मैं एक बात समझता हूँ कि बहुत सख्त ज़रूरत है क्रेडिबल और डायरेक्टेड लोगों की अपने पैगाम को आम करने की, और इसके लिए आपको मेरी ज़ाती तौर पे या रफ्तार की व्हाटएवर वी कैन डू, वी आर ऑलवेज हियर फॉर यू। जज़ाकुमुल्लाह खैरन। जिसमें एक इट्स दुआ ऑलवेज for अ me प्लेजर। right now, हम तो दुआ करेंगे, आप सब भी दुआ करें, अल्लाह ताला इनको हिम्मत दे और इस काम को मुकम्मल करने की तौफीक नसीब। इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह।